तनु बैल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी ललन टॉप पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपकी फिल्म डिस्पैच Z5 पे अभी प्रीमियर हो रही है, मतलब स्ट्रीम हो रही है। और बहुत से अलग अलग रिव्यूज आ रहे हैं। इस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे। मैं शुरू करना चाहूँगा इस फिल्म को देखने के बाद जिस स्टेट ऑफ माइंड में मैं हूँ उसमें मैं शुरू करना चाहूँगा अपोकलिप्स नाउ फिल्म से। उसका परहैप्स ओपनिंग सीक्वेंस है जिसमें गाना बजता है, दिस इज द एंड। और पेड़ों की, हरे पेड़ों की एक लाइन है। उस लाइन को आप देखते हो तो आप सूदिंग सा महसूस करते हो, और सडनली वो एकदम फायर में इरप्ट करते हैं, उस पे नेपाम हेलीकॉप्टर्स गिराते हैं और पूरा उसको भस्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। वो फिल्म आई थी, ये जो गाना था ये 67 में आया था। एक एक बैंड ने उसको गाया था, और फिर शायद उस फिल्म में तो बड़ा आइकॉनिक और कल्ट गाना था। और दूसरा ये कि उस गाने का और उस फिल्म का जो मर्म था वो ये था कि कैसे विनाश हो रहा है इंसान का और दुनिया का, लड़ाई झगड़े में या और दूसरी भी सामाजिक बुराइयों में या चीजों में। जी और ये जो तबाही है या जो एक निराशा का भाव है, जब अपोकलिप्स नाउ आई थी तब बहुत ज्यादा उसको अक्लेम मिला था, लेकिन आज भी इतने बरस बाद भी उस फिल्म को टोटली समझा नहीं गया है कि वो थी क्या। जी ऐसी ही एक चैलेंज है वो डिस्पैच भी फेस करती है, कि लोग देख रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये थ्रिलर है, लोगों को लग रहा है कि मैं मनोज वाजपेयी को देखने आया हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एक जर्नलिस्ट की कहानी, जर्नलिस्टों की फिल्म्स जो होती हैं, सीरीज होती है, उसको लेकर अलग बज़ भी होता है, इंटरेस्ट होता है। तो कुछ उसके लिए जा रहे हैं। जी और फिर कुछ हैं जो एक रियल क्राइम जर्नलिस्ट की स्टोरी से रिलेट करके भी उसको देख रहे हैं। तो वो अपने एक अलग निष्कर्षों पे पहुंच रहे हैं। जी तो क्या मुझे लग रहा है कि क्या डिस्पैच को भी समझने में बरसों बरस लगेंगे, या शायद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिव्यूज में भी मैंने पाया कि रिव्यूज क्लोज नहीं जा रहे थे जो आप कहना चाह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी जी। अब ये तो देखिए, ये तो बोलना बहुत मुश्किल है कि कितनी फिल्म समझ आ रही है कितनी नहीं आ रही है। मुझे लगता है हर फिल्म की अपनी एक लाइफ होती है। हर फिल्म का अपना समय होता है। जब जहां अगर अभी इसका समय है तो अभी है, और नहीं तो जब होगा तब होगा। फिल्म अपनी जर्नी पे है, अपनी जर्नी तय करेगी। जहां तक मैं क्या कहना चाह रहा था उसकी बात है। मैं इतना ही बोल सकता हूं कि आए दिन हम इतनी सारी चीजों के बारे में अब सुनते हैं, और इतनी इतनी सारी जिंदगियां हमारे आसपास खो दी जाती हैं। इतने सारे लोग जो जूझ रहे हैं सिस्टम से, जिस माहौल में रहते हैं, और जूझते जूझते कहीं ना कहीं सहारा छोड़ रहे हैं, अपना भी और अपने आसपास के लोगों का भी। तो इतना सब कुछ हम होते हुए अपने आसपास देख रहे हैं कि मेरे मन में बहुत ऑफन ये ख्याल आता था, बहुत बार ये ख्याल आता था कि जितनी एपथी से हम लोग जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी शायद अपनी रीढ़ की हड्डी बरकरार करके बैठे हुए हैं, बट जनरली जितनी एपथी हम अपने आसपास देखते हैं, और ना सिर्फ देखते हैं बल्कि साइलेंटली उसके भागीदार भी बनते हैं। बिना कुछ करे, बिना कुछ बोले, अगर आप उस एपथी को झेलते जा रहे हैं तो आप भी उसके अपने उतने ही हिस्सेदार हैं। और मुझे ये फीलिंग आती थी कि अगर हम ये साइलेंस को लेके इसमें हिस्सेदार बनते जाएंगे तो हम भी एक तरह से वही कुत्ते की मौत मरेंगे जो जो जॉय बाग कहीं ना कहीं डिस्पैच में मरता है। तो अगर आप मुझसे पूछे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, तो मैं तो शायद इसके आसपास कहीं जाना चाह रहा था। चाहे एक थोड़ा सा थ्रिलर का गार्ड पकड़ के, बट मेरे लिए हमेशा से कभी भी फिल्म थ्रिलर नहीं थी। मेरे लिए ज्यादा हमेशा से एक प्रोसीजरल थी। और एक कैरेक्टर स्टडी थी, शायद एक मॉडर्न कावर्डाइज की कहानी थी। एक एक आज की दुनिया के कायर आदमी की कहानी थी। और एक कायर आदमी के साथ जब आप चलना शुरू करेंगे तो आप क्या ही फील करेंगे उसके लिए। और मैं थोड़ा सा इस चीज के बारे में क्यूरियस था कि जब आप अंत में इस कायर को ये कुत्ते की मौत मरते हुए देखेंगे तो आप क्या फील करेंगे उसके बारे में। और अगर उसके बारे में जो फील कर रहे हैं तो वो अपने बारे में कुछ फीलिंग आपको जनरेट करेगा या नहीं करेगा एज एन ऑडियंस। मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाह रहा था।
मैं मतलब दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जो कुत्ते की मौत टर्म है उसको उस मीनिंग में न लेके जाएं कि पशुओं के प्रति दया नहीं है। बिल्कुल अलग चीज है, वो एक टर्म है। इस टर्म को एक निराशा और कोफ्त के साथ कहा जा रहा है, और कोई फिलहाल कोई जुमला नहीं है जो जस्टिफाई कर सके हमारे जी इनर एक्सप्रेशन को। इस वजह से तो लोग उसको अदर वे में न ले। अदरवाइज बहुत एक्सट्रीम ये लाइन है कि कुत्ते की मौत, कैरेक्टर मरा है, जबकि शायद किसी ने भी इस तरीके से इसको रीड ही नहीं किया है कि एक डायरेक्टर इतने गुस्से के साथ इस चीज को देख रहा है। शायद लोग तो बहुत से ऐसे हैं कि मतलब मुझे तो लगा बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि मतलब उसको हीरो की तरह भी कुछ लोग उसको ले रहे हैं। वो शायद जो उसकी लाइफ में जो वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीजें करता है, गलत चीजें करता है, या जैसे दूसरों से ट्रीट करता है, या जैसे जो जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता है कि अगर आप एक जर्नलिस्ट हो तो आपकी कुछ आचार संहिता होती है काम करने की, आप उसको क्रॉस नहीं करते हो। जैसे इसमें एक सीन है जिसमें बहुत कमाल का सीन है, और शायद वो एक बड़ा मीम बन सकता है, जिसमें वो हिरासत में एक आदमी होता है। उस आदमी को इंटरोगेट करने के लिए पुलिस वाले नहीं जाते हैं, मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर जाता है, जो है बाघ, और जाता है और उसको पीटता है। ऐसा लगता है वो थानेदार है या पुलिस का कोई आदमी है, जी और वो कहता है कि कहाँ से लाऊं स्टोरी, बता कहाँ से जी लाऊं, क्या छापूं। जी तो ये एक बड़ा ह्यूमरस मीम है, लेकिन ये बहुत बड़ी लाइन है जो क्रॉस करता है। अगर कोई जर्नलिस्ट ये कर रहा है तो जर्नलिस्ट रहा ही नहीं। तो जी ऐसे कई रेफरेंसेस है, उसके नाते आप बतौर डायरेक्टर शायद आप उसको बिल्कुल, आप ये समझ रहे हैं कि वो हीरो तो किसी लिहाज से नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो अपने अपने फिल्म के लीड कैरेक्टर को थोड़ा सा लीवे दे देते हैं कि यार ये तो चलता है, कुछ नहीं, मेरे को मजा आ रहा है या मेरे को एंटरटेन कर रहा है, तो इस चीज को ऐसे क्यों मैं रीड करूं। देखते हैं ये इस कहानी को ब्रेक कर पाता है कि नहीं, ढूंढ पाता है कि नहीं। लोग वहीं तक रुक के और वो इग्नोर करके जब जाते हैं, तो शायद वो जो आप कह रहे हैं कुत्ते की मौत, तो आपका वो एंग्स्ट को नहीं समझ पा रहे हैं आप शायद। देखिए, वो हमेशा से मुझे अंदेशा था। वो मैंने अभी डिस्पैच के चलते नहीं, वो मैंने अपनी पहली फिल्म में भी एक्सपीरियंस किया। तितली में भी मैंने एक्सपीरियंस किया, और मैं हमेशा से हैरान रहता था। क्योंकि तितली के भी अंत में जब वो लड़का उस लड़की के साथ एक स्कूटर पे जा रहा है, तो मैंने जब शूट किया था वो लास्ट शॉट, तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ये लोग कहाँ जा रहे हैं, अब इनकी जिंदगी क्या होने वाली है। ये दो अजीब लोग एक दूसरे के साथ इस एक्सपीरियंस से गुजर के, जहां इस लड़के ने इस लड़की के साथ क्या क्या नहीं किया, और वो लास्ट में उसे बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है रॉड डलेगी, तो मतलब इन एसेंस वो बोल रही है कि कुछ परमानेंट डैमेज है हमारे बीच में। लेकिन तब भी इतने सारे लोग उस फिल्म को देख के मुझे आके, काफी सारे लोग बोलते थे यार क्या अच्छा रोमांस है। तो मैं तो ये चीज तितली में भी मैंने देखी, ये चीज मैंने आगरा में भी देखी। और मुझे लगता है ये थोड़ी सी हमारी ऑडियंस की लॉन्ग टर्म प्रवृत्ति भी है, कि उन्हें हीरोज देखने की आदत पड़ चुकी है। एक मेरा और दिबाकर जब हम साथ में लिखते होते थे, तो हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोड होता था, राइटर्स कोड, जुमला होता था, जो हम एक दूसरे को बोलने लग गए थे बाय इन दोस 2-3 इयर्स जब हम साथ में काम करते थे, कि एंड में दिल का तो सब आदमी अच्छा ही होता है। ये जो दिल का तो पर अच्छा है ना, वो जो सिंड्रोम है, दिल का अच्छा सिंड्रोम, वो इंडियन ऑडियंसेस का, आई मीन इट्स अ लेगेसी, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। वो इतना ज्यादा परपेट्रेट हो चुका है हमारे हमारे कॉन्शियसनेस में, कि उसका अब शायद कुछ किया नहीं जा सकता। जी। आ, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि दर्शकों की एक इलिटरेसी भी है, इस वजह से भी ऐसा है। पर ये है कि ये कभी जा नहीं सकती, क्योंकि हर एक आदमी होता है वो लाइफ में अलग अलग सिचुएशन से आके अलग अलग स्टेट ऑफ एजुकेशन को ही पा पाता है, जी और धीरे धीरे पहुंचता है। जैसे हम लोगों ने भी दुनिया की 30 साल पुरानी फिल्मों को पहुंचने में, जिस दिन पहली बार देखा हमको लगा यार 30 साल पहले ये इतनी कमाल की चीज बनी, मैंने आज क्यों देखी, मैं भी तो इस दुनिया में 30 साल से हूँ। जी लेकिन हम अपनी जर्नी तक पहुंचे, तो दर्शकों का ये समस्या की वजह से हमेशा ये एक जो कहते हैं ना, धरातल अलग अलग रहने वाले हैं। आप जो बना रहे हैं उसको न समझ पाने वाली दर्शकों की जो समस्या है। जैसे आपने लिखा भी था कि ये फिल्म हीरोज के बारे में नहीं है, ये थ्रिलर नहीं है, दुनिया इससे भी ज्यादा जटिल है। जी तो जी शायद आप उस जोन में जाके, तो ये क्या आपको कोफ्त नहीं होती कि आप जो कहना चाह रहे हैं उसको कम लोगों ने समझा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा आपसे पॉइंट ऑफ व्यू हल्का सा इसमें अलग है। मुझे नहीं लगता ये इलिटरेसी से आता है। मुझे मुझे एक्चुअली हमारे देश की ऑडियंसेस में बहुत ज्यादा विश्वास है,
और मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इन इन अ वे आप जो बोल रहे हैं किसी भी पीस ऑफ आर्ट को, या किसी भी पीस ऑफ आर्ट भी छोड़ दीजिए, कोई चीज अगर आपसे बात करना चाह रही है, मैं नहीं बोल रहा कि डिस्पैच कोई बहुत बड़ा पीस ऑफ आर्ट है, बट इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं, इट्स अ फिल्म दैट इज ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। वो आपसे बात करना चाह रही है। तो कोई भी चीज जब आपसे बात करना चाहती है और उस अपने अंदर थोड़ा सा समय इतना छोड़ती है कि अब वो आपको एक पॉइंट के बाद ना कहानी कहे ना कैरेक्टर के बारे में कुछ कहे, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे कि आप खुद अपना मन बनाएं उस कैरेक्टर के बारे में या उस कहानी के बारे में, तो इन एसेंस आप अपने आप से बात करना शुरू कर देते हैं, राइट? तो एक तरह से आप सही कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा हम अपने आप से किस तरह और कैसी बात करना चाहते हैं वो एजुकेशन से भी जुड़ा होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सारे इंसान हैं, हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं। एजुकेशन और नो एजुकेशन, हम सब सेंसिटिव हैं, हम सब फीलिंग्स को समझते हैं। तो आई थिंक किसी एक पॉइंट के बाद बैरियर ये आ जाता है कि आप अपने आप से कितना बात करने के लिए तैयार है। तो इन तरह की फिल्मों में या इस तरह की कॉन्वर्सेशन में आपको वो बैरियर अगर एज एन ऑडियंस आप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, जहां आप अपनी एक्सपेक्टेशन से फिल्म को ना जोड़ के फिल्म जो है वो जो कहना चाह रही है उसको देखें। ये एक पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग ये पॉसिबिलिटी लेने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो जो नहीं होंगे वो शायद बाहर से ही देखेंगे। वो शायद ये देखेंगे कि मुझे इस फिल्म से क्या मिल रहा है, कहानी मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये मुझे थ्रिल दे रही है या नहीं दे रही है, या ये मुझे ठीक से सब कुछ समझा रही है या नहीं ना समझा रही है। बल्कि मतलब, और एक्चुअल इसकी विडंबना ये है कि हम लोग सारे अपनी लाइव्स में ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमें अपनी लाइफ समझ नहीं आ रही होती, या आसपास जो हो रहा है वो तो पूरा समझ नहीं आ रहा, बट सडनली जब हम एक फिल्म देखने उतरते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अब सब समझ आ जाना चाहिए, मुझे अच्छे से पैकेज करके बता दो तुम क्या कह रहे हो। और अगर थोड़े सवाल छूट रहे हैं या थोड़ा रूम है, या हमको एज एन ऑडियंस बुलाया जा रहा है साथ में समझने के लिए, तो थोड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है। जो बहुत वो एक मजेदार प्रोसेस है, बट उस प्रोसेस में भी एक बहुत बड़ा मजा है। आप फिल्म मेकर्स और एक्टर्स एडजस्ट करते हो फिर इस रियलिटी को ना, कि ऐसा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता इसको इसको एडजस्ट करना चाहिए या करने की भी कोशिश करनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप मतलब एट द एंड ऑफ द डे मैं ऐसी कोई ना समझ में आने वाली फिल्म अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा था कि मैं इससे इससे अपने आप को अपना ढांढस बना लूं कि यार ये तो समझ ही नहीं आएगी, या मुझे थोड़ा बाव डाउन हो जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। मैं बस कहानी को जो मुझे मिल रहा था सच, उस सच को जितनी सच्चाई से बोल सकूं, फिडेलिटी से बोल सकूं, मैं वो ही करने की कोशिश कर रहा था। और मेरा इंटरेस्ट भी इस फिल्म में यही था कि यार ये इस तरह की जर्नलिज्म वाली सारी फिल्में थ्रिलर होती हैं, जबकि बाहर जब हमने रिसर्च किया, दुनिया में बात करी, तो लोगों ने सब ये बोला कि यार आज की दुनिया में कौन कहाँ कैसा क्या क्राइम कर रहा है वो अब पता भी नहीं चल सकता। तो मुझे लगा जब दुनिया की सच्चाई ये है जिस दुनिया में हम रहते हैं, और अगर जॉय जैसा कैरेक्टर इस कहानी को ढूंढने जाएगा, और अगर वो ही एक 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 स्मोक या फॉग में कंफ्यूज होके रह जाएगा, तो फिल्म का भी एक्सपीरियंस वही होना चाहिए। क्योंकि ये फिल्म आपको खाली ये नहीं बोल देनी चाहिए ये 8,000 करोड़ का स्कैम था, इसने किया, इसको पकड़ लिया, अब खत्म हो गया, जाइए चैन से सो जाइए। फिल्म तो एक्चुअली इस बारे में है कि आज जर्नलिज्म की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या पत्रकारों का एक्सपीरियंस है, क्या उन पे गुजर रही है, किस तरह के लोग हैं, किन मजबूरियों से डील कर रहे हैं, उन मजबूरियों से जूझते हुए उनके क्या परजुएशंस हैं, उनके उनके क्या, उनके अंदर के इंसान में क्या क्या जाग रहा है, कितनी ग्रीड है, कितना द्वंद्व है। और अगर आप एक रास्ते पे चले जाते हो तो उसका क्या अंजाम है, फिर एक पर्टिकुलर रास्ते पे अगर आप चले जाओगे तो उसका क्या अंजाम है। और वो हम अपने आसपास के प्रिंट जर्नलिज्म में वो अंजाम अभी होता हुआ अपने आप अपने सामने अपनी आंखों के सामने आज बरपता हुआ देख रहे हैं वो अंजाम, राइट? तो मैं ये भी सोच रहा था कि अगर न्यूज जर्नलिज्म, प्रिंट जर्नलिज्म का आज ये हाल है, तो वो ये हाल कैसे हुआ? वो कोई किसी ने आके अचानक से तो उठा के इस पूरी दुनिया को नहीं बदल दिया। एक एक करके एक एक करके एक एक करके हमने अपनी रीढ़ की हड्डी खोई है। और अगर हमने कलेक्टिवली अपनी रीढ़ की हड्डी खोई है, तो एक एक इंसान ने अपनी रीढ़ की हड्डी खोई है।
तो वो जो धीरे धीरे उस रीढ़ की हड्डी का गलना है, मैं उसको भी एक्सप्लोर करना चाहता था, ताकि एक इंडिविजुअल से लेके पूरे वर्ल्ड तक हमें पूरी पिक्चर मिले इस दुनिया की, कि ये दुनिया क्या है, और अगर हम ये अपनी दुनिया ऐसे बनाएंगे तो हमारा हाल क्या होगा। मेरे लिए फिल्म कुछ इस बारे में थी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थोड़ी और विवेचना और एब्स्ट्रैक्ट बातों में बाद में जाएंगे। अब आते हैं एक ये कि आपकी पहली मुलाकात मनोज वाजपेयी के साथ कैसी रही थी। वो मुलाकात नहीं, जैसे जब आप लोगों की बात हुई कि साथ में काम करते हैं, आप इस रोल को लेके जब बैठे और आपने जब इसके बारे में बताना चालू किया, और कुछ जी मुकम्मल जिस पहली मुलाकात में हुआ दोनों के बीच में, वो सिटिंग कैसी थी? आप थोड़ा उसमें थोड़ा सीन की तरह उसको लेके हमको बताएं थोड़ा, कि ऐसा था, ये था, फिर मैंने बताया, उन्होंने ऐसा कहा। जी। वो एक्चुअली पहली एक एक मुलाकात में एक्चुअली वो डिस्क्राइब करना बड़ा ही मुश्किल है, और अब थोड़ा समय भी हो गया तो मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, बट मैं ये बोलूंगा एक मुलाकात नहीं रही, वो पहली दो तीन मुलाकातें रही। मेरा कुछ एक ये भी स्टाइल है कि मैं यूजुअली 20-30 पेज का एक डॉकेट लेके जाता हूँ अपने सारे एक्टर्स के पास। मेरी क्रू के लिए एक अलग डॉकेट होता है और मेरे एक्टर्स के लिए एक अलग डॉकेट होता है, जो एक ब्रीफ सा नहीं होता, पर जिस दुनिया के अंदर हम घुसने जा रहे हैं, वही जो मैंने 2-3 साल से काम किया होता है ना, वो मैं 20-30 पेज में उसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ। और फिल्म के सारे की थीम्स और फिल्म और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसकी जो जर्नी है, इंटरनल जर्नी जो हम बोल रहे हैं, एक्सटर्नल जर्नी तो कहानी है, वो तो एक्टर ने स्क्रिप्ट पढ़ी ली, वो तो वो कर ही लेगा। बट इंटरनल जर्नी जर्नी जो पेज पे नहीं दिख रही है, उस सब का एक डॉकेट बना के लेके जाता हूँ। तो हम जब बैठे पहली दो तीन मीटिंग्स में, तो हम उसी डॉकेट के साथ बैठे बैठे और धीरे 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 हमने जर्नी को डिवाइड किया जोन्स में। फिल्म में 6 चैप्टर्स थे, 6 मेरे लिए, और फिर मनोज के साथ वो 6 चैप्टर्स बनाए गए कि कैसे कैसे ये कैरेक्टर मेजरली स्विच करता है, कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ, उसमें क्या जाग रहा है और उससे उसके अंदर क्या फीलिंग आ रहा है। और फिर वहां से उन 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 जोन्स के बारे में हमने बात करना शुरू किया। जैसे लास्ट जोन फियर है मेरे लिए। जब वो लंदन जाता है, लंदन वाला पूरा हिस्सा को इन टर्म्स ऑफ फीलिंग मैंने बोला था एंग्शियस बिटर ड्रूल। तो वो एंग्शियस बिटर ड्रूल क्या है, कैसे उसे समझे, डर में कैसे समझे, इन्हीं बातों पे, इन्हीं फीलिंग्स पे आई थिंक हमने शुरू में बात करनी शुरू करी। और उसके अराउंड फीलिंग्स को और रिफाइन करना शुरू किया, कि जब जब हम ये सीन कर रहे हैं तो हम एक्चुअली फीलिंग क्या दिखाना चाह रहे हैं, सीन में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन कैरेक्टर के अंदर से फीलिंग क्या उभारना चाह रहे हैं। उन्हीं सब डिस्कशंस पे निकले और धीरे 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 उसको रिफाइन करते गए और अपने नोट्स बनाते गए। और स्क्रिप्ट को इतना तवज्जो नहीं दिया, स्क्रिप्ट पे बोला बाद में बात करेंगे। उनके इनपुट्स क्या उनके भी इनपुट्स थे इस पे? जैसे कोलैबोरेशन तो खैर कोलैबोरेटिव होती है पूरे प्रोसेस पर, उनकी तरफ से कुछ आया आपको लगा कि यार वाकई में इस इंसान को भी इतने बरसों का एक्सपीरियंस है, तो इसने कुछ टेबल पे ये भी लेकर आया है? ऐसे कुछ मोमेंट्स थे? जी बिल्कुल। आई मीन आई रिमेम्बर हमारी सबसे बड़ी डिस्कशन तो यही थी कि इस कैरेक्टर की एम्पथी कैसे बिल्ड की जाए, और उसमें मनोज ने मेरे को इतना बढ़िया एक इंसाइट दिया शुरू में। और एक्चुअली मेरा एक फियर जो था फिल्म के साथ, एक्चुअली उन्होंने बहुत जल्दी उसे अलिविएट कर दिया, उसे भगा दिया, उसे एक्सोरसाइज कर दिया। क्योंकि मैंने उनसे बोला कि सर ये स्क्रिप्ट तो है, ये हम कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें कैरेक्टर के लिए एम्पथी तो थोड़ी कम नहीं है? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि फिल्म लोग इस कैरेक्टर के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, या इसके साथ कैसे चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल कैरेक्टर है। तो उन्होंने बोला यार देखो सिंपल सी बात है, आप प्रोटैगनिस्ट हो, मैं प्रोटैगनिस्ट हूं, और जैसे ही मेरी पोजीशन में कोई आ जाता है तो वो मेरे लिए फील करना शुरू कर देता है ऑलरेडी जॉय। जस्ट बिकॉज ये जॉय की फिल्म है और आप जॉय बन के इसे देखने लग जाओगे, तो एम्पथी तो वहीं आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है। मुझे नहीं लगता, ये उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई एम्पथी की जरूरत है। हमको इस किरदार को जैसा ये किरदार है उसकी फिडेलिटी से दिखाना है, तो तुम इसकी इस डर में मत रहो, इस डर से हम परे रहते हैं। हम बस इस इंसान को जो ये है पहले फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक, वो उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं, और एम्पथी अपने आप बनेगी। या नहीं बननी होगी तो नहीं बनेगी, वो भी एक अच्छी अच्छी चीज है। तो ये इवन दो एक बहुत ही फिलोसफिकल इनिशियल डिस्कशन था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था फिल्म के लिए।
उनका एक्टिंग प्रोसेस आपको कैसा लगा? आपने इतने एक्टर्स के साथ काम किया, मोस्टली आप न्यू कमर्स के साथ काम करते हो या जो आपके हिसाब से ढल सके, ओपन हो पानी की तरह ढलने के लिए? जी वो थोड़े से रेप्यूटेड और स्टेब्लिश्ड एक्टर हैं और एक्टर स्टार की कैटेगरी में आते हैं। जी तो उनका एक्टिंग प्रोसेस, क्योंकि जैसे जो चंद अच्छे एक्टर्स में इंडिया के गिने जाते हैं, या जो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे चूज करते हैं, या जो इंटरनलाइज करते हैं, उसमें मनोज आते हैं, इरफान थे, कुछ हद तक नवाज हैं और हैं। जी एक्टिंग प्रोसेस आपको कैसा लगा, और कुछ आपको उनके एक्टिंग प्रोसेस में सरप्राइजिंग लगा कि यार मेरे लिए भी ये नई चीज है कि अच्छा ऐसे व्यक्ति भी एक्ट करता है? जी हाँ, मतलब उनका उनका एक्टिंग प्रोसेस आई वुड से बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, मैं बोलना चाह रहा हूं, बट एक्चुअली शायद वो भी सही नहीं है। प्रिपेयर भी वो बहुत करते हैं, बट आई आई थिंक मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था काम करने का, क्योंकि जैसे जैसे कि आपने कहा, यूजुअली इससे पहले मैंने दोनों फिल्मों में या जो शॉर्ट भी मैंने करी थी, मोस्टली मैंने नए एक्टर्स के साथ काम किया था, और उनके लिए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी बहुत अलग होता है। और यहाँ पर सडनली एक मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर के साथ काम कर रहा था। लेकिन उनकी खास बात ये भी है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दिस एक्सपीरियंस, ही हैज दिस ग्रेट अबिलिटी कि जब वो कोई एक शॉट करने लगते हैं, चाहे कितने भी टेक कर ले, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग न्यू विद एवरी टेक। और वो इंट्यूटिवली इन द मोमेंट वहां पर होने की कोशिश करते हैं, विच इज वेरी एक्साइटिंग। कि आप ऐसे किसी आदमी के साथ काम कर रहे हैं जो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और उसके साथ जो एक जेडेड होना यूजुअली आ जाता है, वो उनके साथ नहीं है। एक एक एक्साइटमेंट है, हर रोज शूट पे आने की और कुछ नया करने की और पुश करते रहने की एक एक्साइटमेंट है, और कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर करते रहने की एक्साइटमेंट है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नया एक्सपीरियंस था। जहां तक प्रोसेस की बात है, आई थिंक बहुत स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल तरह से परफॉर्मेंस को अप्रोच करते हैं। टेक्स्ट को करने की इतनी कोशिश भी नहीं करते, और टेक्स्ट में इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। ही इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड इन सब टेक्स्ट। तो ऑन शूट ही इज अ वेरी क्वाइट प्रेजेंस, ही इज नॉट प्रेजेंट। ही विल बी इन हिज कॉर्नर, ही विल बी सिटिंग क्वाइटली, prepping till you say हाँ चलिए रेडी है, let's do it, while the lighting is happening, whatever. He's very very silent. Even with a co-actor, he's not quite interacting. So usually with newcomers I have to tell them कि अरे यार फोकस करो, बात मत करो, but he's already prepped, and he's in his own meditative zone. और जब आप करने लगते हो, तो वो एक मेडिटेटिव, एक स्पिरिचुअल सा प्रेजेंस एक स्ट्रेंज तरह के इंट्यूशन में कन्वर्ट होता है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली टू बी अ पार्ट ऑफ। जी। अ, कभी उनसे कोई टकराव हुआ आपका? जैसे अब आप दोनों कठोर और रिजिड इंसान हैं, तो किसी सीन को अप्रोच करने को लेके, या मान लीजिए टेक्स आप ज्यादा ले रहे हो तो उसी में आदमी बोले कि मेरा सबसे अच्छा आ चुका है इनिशियली, यार ये क्यों कर रहे हो? जी जाहिर है हुआ होगा, उसके बिना हो ही नहीं जी सकता जी, बहुत हुआ। बट मैं उसे टकराव नहीं बोलूंगा, मैं उसे बोलूंगा बहुत एक मीठी सी तकरार, ज्यादा मैं उसको बोलूंगा। टकराव कभी भी नहीं हुआ, और एक्चुअली टकराव एक दिन हुआ बस। जिस दिन हम पुलिस स्टेशन वाला सीन शूट कर रहे थे। तो अब अगेन मनोज इज सो एक्सपीरियंस्ड, ही इज यूज्ड टू ट्राइंग टू शूट इन अ वे जहां फिजिकल सीन है तो हाथ अच्छे से पूरा पास नहीं जाना चाहिए। बट वी वर ऑल्सो शूटिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे, द कैमरा वॉज क्वाइट क्लोज, और हम देख पा रहे थे कि हाथ लग नहीं रहा है एक्चुअली। तो मैंने जाके को एक्टर से बात करी और मैंने बोला यार तुझे कुछ प्रॉब्लम है अगर असली में हो ये थोड़ा सा, और ऑब्वियसली फुल फ्लेज नहीं है बट थोड़ा सा, आई वांटेड टू बी स्लाइटली रफर। तो ही सेड नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने मनोज को जाके बोला, तो मनोज ऑब्वियसली सेड नहीं यार मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू हिट एनीवन एंड दैट्स नॉट माय प्रोसेस एंड ऑल दैट। हाउएवर आई कन्विंस्ड हिम, मैंने बोला कि, और हम तीनों ने बात करी, जो को एक्टर है नितिन, उनके साथ उस सीन में हम तीनों ने साथ में बात करी। मैंने बोला नितिन इज ओके विद इट, व्हाई डोंट वी गो फॉर इट एंड सी। तो वो करते 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 एक टेक में गलती से लग गया और उसको खून आने लगा, एंड ही वाज क्वाइट फाइन विद इट। एक्चुअली ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं था, बट मनोज काफी गॉट रियली अफेक्टेड बाय इट बिकॉज दैट्स नॉट हिज स्टाइल, and he sort of walked off set and he said this is not done, I don't do things like this.
this is this is not allowed, we should not be doing like this, and it's just a film, यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि तुम इतना ये कर रहे हो, तो and he walked off and he stormed off to the van, and he's spoken about this incident after that. Then I went into the van and I said what I said, but एक्चुअली रियली अगर आप पूछे तो प्रॉब्लमैटिक दिन एक वही था, वो भी इतना नहीं था. आई वेंट टू द वैन, आई स्पोक टू हिम, ही केम बैक, वी डिड द सीन. But other than that, yes, there were quite a few. I think because also there is a certain coming together of styles. The first few days actually हम टोन साथ में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, टेनर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कैरेक्टर का. तो काफी अपहीवल के फेजेस से शूट में हम गुजरे. बट आई थिंक वो अच्छे हैं, बिकॉज क्या होता है ना कि अगर अगर आप कैरेक्टर भी ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं जो एक अपहीवल के थ्रू जा रहा है, तो एक अपहीवल का माहौल ओवरऑल सिर्फ आपकी ही एनर्जी नहीं, पूरे फ्रेम की एनर्जी में एक अपहीवल क्रिएट होता है. तो अगर वो अपहीवल का माहौल थोड़ा सा सेट पे है, तो उसका अपना कंट्रीब्यूशन होता है अपने अलग से रिपल्स कॉज करने का फिल्म के अंदर. तो आई डोंट एक्चुअली माइंड दैट अपहीवल, as long as what you're trying to do also spiritually is also similar to that feeling. Upheaval just for the sake of upheaval is not interesting at all. It's quite banal. So I didn't mind that. ये जब खींचातानी हो भी रही थी ढूंढने में, ये वो सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, और वो अपने साथ एक कुछ एनर्जी लेके आता है फिल्म के लिए. जिन लोगों को नहीं सेट का माहौल पता है, तो मतलब आप शूट जब करते हैं तो डायरेक्टर और उनकी टीम सब सेट कर रही है, और एक्टर होता है वो वैनिटी में बैठा होता है, और वो किंग है सेट का. सब लोगों की जिंदगी उसके इर्द गिर्द ही घूम रही होती है, ड्राइवर से लेके, कुक से लेके, और प्रोडक्शन के इंसान से लेके, इंटर्न से लेके, एडी से लेके, सब कुछ. और वो जब आ रहा होता है तो उसका टोन क्या है सेट को लेके, फिल्म को लेके, वो कितना ढलने को तैयार है उसको लेके, कितना सुनने को तैयार है उसको लेके. बहुत एक कहता है ना कि नर्वसनेस का माहौल होता है. आपके लिए, डायरेक्टर के लिए नहीं होता है. डायरेक्टर भी अगर अपना क्राफ्ट जानता है या उसने अकम्पलिश कर रखा है तो फिर वो किसी से नहीं सुनता है, या उसका जो चीफ एडी है वो भी अकम्पलिश्ड है तो वो भी नहीं किसी की सुनता है, या ना स्टार से डरता है. लेकिन आमतौर पे उसकी प्रेजेंस ऐसी होती है कि आप एक टेक ले रहे हो, दूसरा ले रहे हो, तीसरा ले रहे हो, चौथा ले रहे हो, पांचवा ले रहे हो, उसके बाद फिर आप और आपका एडी या चीफ एडी सोचेगा सर एक और लें क्या. मैं एग्जैक्टली आपका नहीं जानता, पर ये सिचुएशन रहती है कि सर ये जी. ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि क्या सोच रहा होगा, चाहे वो कैसा भी एक्टर है, चाहे वो इरफान खान भी होगा, लेकिन जी. फिर भी 40वें तक जाना, जी. मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि तनाव की क्या स्थिति होगी क्रू की और बाकी लोगों की. उसके बारे में बताइए. नहीं, एक्चुअली इसके दो हिस्से हैं. सबसे पहले तो मनोज ऐसे हैं भी नहीं. देर इज नो स्टार एयर दैट ही हैज. वो सेट पे नीलकमल की एक प्लास्टिक की कुर्सी पे भी कोने में. उनको बहुत गुस्सा आता है, इसको लेके बड़े कुख्यात हैं वो इंडस्ट्री में. नहीं नहीं, मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. आई थिंक वो शायद फेज भी थोड़ा अलग था. वो मुझे कभी कभी कहानियां सुनाते थे अपनी गुस्से की, कभी लंच पे या रात को शूट के बाद जब हम होटल पे कभी बैठे होते थे. बट मेरा शूट पे ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं रहा. हाँ, कभी कभी फिजिकली अगर एक्टर के लिए टफ हो जाता है कुछ करना. आफ्टर ऑल ही इज ऑफ अ सर्टेन एज. द टू, हम एक्चुअली ये भी बात हम साथ में करते थे कि यार तूने जो पहली दो फिल्में करी हैं वो 24 25 26 साल के लड़कों के साथ करी हैं, और मैं अब 50 साल का हूं, तू मुझसे क्या करवा रहा है. सो मे बी समटाइम्स फिजिकलिटी इज अ लिमिटेशन. बट द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट मनोज इज दैट ही इज नॉट, he never sells his presence as a star. सेट पे वो कभी भी इस तरह नहीं आते कि अब मैं आ गया हूं, अब सब मुझे देखो, या मुझे जल्दी फ्री करो, या वट एवर. ही कैन सिट इन अ कॉर्नर वेरी अनऑब्ट्रूसिवली, एक कोने में. कोई उनसे ना बात करे, कोई उनको ना भी अटेंड करे, ही इज कंप्लीटली फाइन. सो पहला हिस्सा ये है कि एक तरफ से आपके पास एक्टर ही ऐसा नहीं है जो इस तरह का माहौल लेके आ रहा है सेट पे. दूसरा हिस्सा ये भी है कि हम, मेरी तरह की फिल्मों में हम बहुत प्लान तरीके से शूट करते हैं, समय ही इतना कम होता है. तो यूजुअली मैं ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करता हूं कि मैं एक दिन में एक ही सीन शूट करूं, ताकि मुझे टाइम मिल जाए. और शेड्यूल में ऐसे करूं कि जितना जितना समय मिला है उसमें फिल्म भी पूरी शूट हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा हम एक दिन में एक सीन करें. तो सुबह आते ही सबको मालूम होता है कि आज हम ये सीन कर रहे हैं या ये दो चीजें करने वाले.
तो टाइम उसी हिसाब से डिवाइडेड होता है, एंड वी आर ऑल रनिंग अगेंस्ट द क्लॉक। तो 40 टेक का भी ऐसे नहीं है कि हर शॉट के लिए 40 टेक हो रहे हैं। वी आर ऑल्सो आइडेंटिफाइंग की पोर्शंस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड सेइंग this needs more time or this needs more time, and you know, so with the chief AD you are building your day in that way. So it's not a bull headed approach of अब हर चीज के मुझे 40 टेक लेने ही है। हाँ, मैं मुझे लगता है शायद मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हूं कि मुझे जब लग भी जाता है कि मुझे मिल गया, मैं उसके बाद भी 4-5 टेक करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहां तक पहुंच गए हैं, व्हाट इफ इसके आगे का भी कुछ है, व्हाट इफ परफॉर्मेंस में, यू नो, नाउ दैट लेट्स से हम मनोज के साथ कोई सीन करें, तो अब मान लीजिए 20 या 22 टेक के बाद मनोज को ये इंटरेस्टिंग चीज मिल गई और मुझे भी लगा कि हाँ यार ये बड़ा मजेदार है, तो अभी अभी तो उसे मिला है, यू नो, इतना एक्सप्लोर करके अभी अभी तो एक्टर ने वो ढूंढा है कि उसे वो मजेदार लग रहा है। क्यों ना हम थोड़ा सा और इसे एक्सप्लोर करें और देखें यहां से शायद कुछ और दरवाजा खुल जाए, एक ह्यूमन ह्यूमन प्रवृत्ति का, और कुछ और नया हमें देखने को मिल जाए। तो उतना उतना ग्रीडी मैं जरूर हूं कि थोड़ा सा और मैं पुश करता हूं कि चलिए यहां से आगे जाके देखते हैं। ये जो होता है ना कि यहाँ तक आ गए हैं, तो क्या पता आगे हम और क्या छू सकते हैं, तो ये कितनी बार बहुत कमाल का साबित हुआ है। मतलब कुछ ऐसे आप सीन वाइज बता सकते हैं कि ये सीन है, अगर मैं रुक गया होता उसको मान के कि ये ठीक ठाक मेरे पास आ गया और मैं आगे नहीं गया होता तो ये नहीं मिलता आपको, जी। ऐसे हैं एग्जाम्पल्स? स्पेसिफिकली डिस्पैच के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी आपके पूरे करियर में, इवन दिवाकर के साथ भी आप थे तब भी, इवन कभी भी आपको लगा हो। बहुत सारे हैं, बहुत ऐसे तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मीन सबसे बड़ा मेरा पर्सनली लिव्ड एग्जाम्पल तो वही है, जो तितली में सीन है जहां पर वो पकड़ा जाता है थाने में और उसके बाद उसे घर लेके आते हैं और उसकी पिटाई होती है। वो सीन एक्चुअली जो पहले दूसरे तीसरे टेक तक हुआ था, और एक्चुअली उस समय फिल्म और भी छोटी थी और टाइम और भी बहुत कम था, तो शायद, और वो इतना कॉम्प्लेक्स सीन था, हालांकि वो पूरा दिन हमने शूट किया वही सीन, लेकिन हम उसके 8-9 ही टेक कर पाए थे। लेकिन हम शायद तीसरे टेक, चौथे या पांचवें टेक में हमें मिल गया था वो सीन। लेकिन हम सब खुश थे, हम सबको इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन ऐसा फीलिंग आ रहा था कि कुछ इस सीन में मैजिक बाकी है, कुछ ऐसा है जो इस सीन को रियल नहीं फील करा रहा है, अनदेखा नहीं फील करा रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, टेनर करेक्ट लग रहा है। तो उसके जो हमने, उसके बाद एक्चुअली हमने 1-1.5 घंटा रिहर्स किया और वो सीन, और उसके बाद के जो 3-4 टेक्स हुए, बिकॉज हमने उसके बारे में थोड़ा और बात किया, थोड़ा और एक्सप्लोर किया। एक्चुअली इंसिडेंट वाइज बताना बड़ा मुश्किल है कि कैसे वो हुआ, बट जो आप वो एक फॉर एग्जांपल एक मोमेंट देखते हैं उस सीन में जब डैडी चल के आते हैं इसकी तरफ और एक चाय का सिप लेते हैं, अभी वो मोमेंट इसीलिए आया क्योंकि उसके पहले के 6 टेक निकल चुके थे, यू नो, वो मोमेंट इसीलिए मिला। या फिर तितली, जब तितली को बैक पे वो थापी पड़ती है और वो चीख के बोलता है मुझे नहीं रहना यहाँ पे, यू नो, आई कांट डू इट वेरी वेल, सम ऑफ द मोमेंट्स। और फॉर एग्जाम्पल द बावले का रिएक्शन, थप्पड़ पड़ने पे जो रणवीर का रिएक्शन है, वो लास्ट टेक में मिला। तब तक ये चीजें एक्टर्स भी बहुत, क्या होता है ना, बिकॉज इतनी सारी चीजें सेट पे चल रही होती है, एक्टर्स भी फोकस से लड़ रहे होते हैं, कभी कभी पूरे सीन में उनके लिए भी इन्स एंड आउट्स होते हैं, तो उनको भी घुस पाना परफॉर्मेंस के अंदर पूरे शार्प फोकस से, उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो कुछ चीजें एक एक करके अपने आप अनफोल्ड करती हैं। तो एक वो सीन बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था मेरे लिए जहां पर यू नो एक्सप्लोर करते करते कुछ अजीब सी मैजिकल चीजें निकल के आई, और ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। आपकी फिल्मों में आप इंसान की जो काया है ना, जो जिसका जो बेढब सा आकार है और बड़ी बड़ी कहते हैं ना, बड़ी मंडेन सी जो काया होती है ना, जिसको हम फिल्मों में आमतौर पे बड़ी सुंदर रूप से देखते हैं। जैसे आगरा में विभाजी वाला एक सीन है, विभा छिब्बर का सीन है, जिसमें उनका ब्लाउज का स्ट्रैप दिख रहा होता है। जी। आप उस सीन को देखो तो आप इमेजिन नहीं कर सकते किसी और फिल्म में आपने देखा हो। या फिर इसमें मनोज वाजपेयी का सीन है जिसमें न्यूड होते हैं, वो बालकनी में खड़े होकर फोन पे बात कर रहे होते हैं। जी। एक तो ये काया को क्या है, मतलब मेरे को बार बार ऐसा लगता है कि एक आपकी फिल्मों की कहानी या कैरेक्टर को देखने का एक फिलोसॉफिकल भी एक अप्रोच है।
पर चूंकि उसके साक्ष्य बहुत ज्यादा मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं कह नहीं पाता हूँ कि ऐसा ही है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा है, एक फिलोसॉफिकल सेंस भी आप ले रहे होते हो दिमाग में ये सब इन चीजों को देखते हुए? जी बिल्कुल, बिकॉज अब आप डिस्पैच के ही इस सीन की जैसे बात कर रहे हैं, इस सीन को ही ले लीजिए। वो इतना पिवटल मोमेंट है इस फिल्म में, राइट? आप शुरुआत करते हैं एक ऐसे जर्नलिस्ट के साथ जो एक स्टोरी ढूंढ रहा है और उसके लिए कुछ भी कर रहा है। करते 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 वो कितनी सारी गलत चीजें करता है, उसमें नहीं जाते। लंबा लंबा हो जाएगा ज्यादा, लेकिन वो एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाता है जहां उसकी स्टोरी जो वो ढूंढ रहा था, अब वो उसे नहीं मिल रही है। वो बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच जाता है। अब अब उसके दिमाग में ये चलना शुरू होता है कि अच्छा, मैं जो स्टोरी चाहता था वो नहीं मिल रहा, तो मुझे तो कुछ मिल जाए इससे। और फिर वो उस कहानी के आसपास की चीजों को पुल एंड पुश करके अपने फायदे के लिए उन्हें यूज करने की कोशिश करता है। अपनी मिस्ट्रेस के लिए घर लेने की कोशिश करता है जो घर उसे नहीं मिल रहा, और उस फेज में चला जाता है जहां कहानी जाए भाड़ में, मुझे जो मिलना था, मेरा जीवन ही ठीक हो जाए, उतना ही बहुत है। उस फेज में, और उस फेज में चलते 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 वो एक ऐसे मोमेंट में आ जाता है जहां वो बिल्कुल ही आराम से नंगा बैठा पॉट के ऊपर सुसु कर रहा है, और बिल्कुल ही मंद सा होके पोस्ट सेक्स सिगरेट पी रहा है, और सडनली उसे कहानी के बारे में एक क्लू दिमाग में फिट होता है, और वो वैसे ही भागता है बाहर। लेकिन बाहर जाके जो बात करता है, वो बात बहुत अलग है उस कैरेक्टर से जिससे आप मिले थे फिल्म में। क्योंकि अब वो सडनली बोल रहा है, यूज करना शुरू कर रहा है स्टोरी के फैक्ट्स को अपने फायदे के लिए, एक बिल्कुल ही अलग तरीके से फिल्म में। तो वो पॉइंट बहुत बड़ा स्विच था मेरे लिए इस फिल्म में, क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन के बाद मेरे लिए जॉय पूरा नंगा हो जाता है। वो पूरा नंगा ही अब हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि वो फोन करके उसको ये बोलता है कि भाई, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बताओ। और उसको सामने से थ्रेट भी मिलती है, राइट, कि तू अकेला आएगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। हजार चीजें हो रही है, बट जिस तरह से वो बातचीत होती है, वो उस कैरेक्टर को पूरा नंगा मेटाफोरिकली आपके सामने कर देती है। तो व्हाट बेटर देन नॉट टू शाय अवे फ्रॉम दैट मोमेंट जहां ये किरदार आपके लिए पूरा नंगा हो रहा है, and you actually see him you know visually you see him naked in front of you, and you see कि ये बंदा हार्ड मास का बंदा क्या है और क्या बनता जा रहा है। So for me, moments like these are also an opportunity कि आप बिना बोले साइलेंटली इस किरदार को आप किस तरह देखें, किन नजरों से देखें। जी आप सही बोल रहे हो, क्योंकि उस मोमेंट में जब वो जिस तरीके से आदेशात्मक ढंग से बोल रहा होता है, तेरे को ये करना है, तो मुझे लगता है कि अपना लेग वर्क तो कर ही नहीं रहा ये तो जी किसी के साथ उसका एक रिलेशन है, कोई उसका दोस्त है या जो भी है, या कोई शिष्य रह चुका है, शिष्या रह चुकी है। तो वो ऐसा कैसे? तो एक बार के लिए ये भी लगा कि क्या डायरेक्टर को पता ही नहीं कि जर्नलिज्म कैसे काम करता है, लेकिन फिर दिमाग में आया कि अच्छा, ये वो जर्नलिस्ट नहीं है जो आप देखते हो, ये उनका एक वर्जन है, और उसका एक रूपक भी है जो आप अभी बता रहे हो, कि वो इतना गिर जाता है कि वो लोगों से बलपूर्वक एक सेंस में करवाने लगता है, बेसिकली मैनिपुलेट करने लगता है अपने रिलेशंस को, सोर्सेज को। जबकि आमतौर पे आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ ही एक जर्नलिस्ट बने रहते हो, आप रिस्पेक्ट देते हो अपने सोर्स को, लेकिन वो उलट करता है। तो इसके लिए आपने मनोज जी को कैसे कन्विंस किया, या आपने क्या बात की उनको कि आपको पूरा न्यूड होना है, इसका ये अर्थ है, इस सीन का ये पिवटल है, क्योंकि उसने अब तक जो सारी हदें थी वो पार कर दी, इस फ्लैट को लेके जो भी वो डील करता है, जैसे भी वो करता है, तो अब वो जी, पूरा नंगा हो चुका है। तो उनसे आपकी क्या बात हुई इस सीन को लेके? कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही हम दोनों ये जानते थे कि ये जर्नी जॉय की साइकोसेक्सुअल जर्नी भी है, उतनी ही है। क्योंकि जैसा कि आपने आपने भी बोला है अपने लेख में फिल्म के बारे में, थोड़ा सा पशुवत तो वो है, थोड़ा नहीं काफी है ना? तो जॉय जैसा आदमी जो अपनी बीवी से तलाक के वर्ज पे है, एक बहुत ही यंग लड़की को एक अजीब तरह से यूज कर रहा है, उससे अपनी किताब भी लिखवा रहा है, उसके उसके साथ एक रिलेशनशिप में भी है। वो एक खास तरह से पूरी दुनिया को देख रहा है अपने आसपास, और उसकी जो साइकोसेक्सुअल जर्नी है वो चल रही है। तो
उसको उस लेंस से देखना साथ साथ बहुत जरूरी है। अभी जैसे एक और वो सिर्फ जॉय का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वही वही साइकोसेक्सुअल जर्नी सारी विमेन की भी है फिल्म में। जैसे कि अगर आप वो कैब में नूरी के कैरेक्टर और जॉय के कैरेक्टर की किस देखें, तो वो किस क्यों होती है? सडनली अभी नूरी ने सुना कि उसने एक आदमी ने उनको बताया 8,000 करोड़ का स्कैम है और ये T20 से कनेक्टेड है। तो राइट आफ्टर नूरी ने ये सुना, नूरी कैब में बैठी हुई है और नूरी बाहर देख रही है और नूरी ही जॉय को देखती है, क्योंकि उसे भी मालूम है अब कि अब कुछ नया बड़ा मिला है और इसमें मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते जॉय ही यहां तक पहुंच रहा है। थोड़ा सा मेरा हिस्सा है कि मैं उसे इस आदमी के पास ले आई, लेकिन ये कहानी इतनी बड़ी है कि मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना है। तो अब इस कहानी का हिस्सा मैं कैसे बनूं? तो वो उसकी तरफ देखती है और ये उसकी तरफ देखता है, और कहीं ना कहीं दोनों को मालूम है कि अब हमारे बीच में एक गियर शिफ्ट होने वाला है। अगर अब हम साथ, मुझे भी इसकी जरूरत है, इसको भी मेरी जरूरत है। जॉय को मालूम है कि नूरी के बिना मैं अब आगे नहीं जा पाऊंगा, नूरी को मालूम है इसके बिना मैं नहीं जा पाऊंगा। तो देर इज अ साइलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्मिंग बिटवीन देम, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू दैट मोमेंट जहां वो उसे बोलती भी है कि तेरा मेरा जो होना था वो हो गया, मुझे नहीं करना अब सीरियस रिलेशनशिप। सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टेक्सचर ऑफ दैट वर्ल्ड। जो वो दुनिया जिस ट्रांजैक्शनैलिटी से बनी हुई है वो उसका हिस्सा है। तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। किस तरह से लोग अपने कॉन्शियस से लेके सबकॉन्शियस से लेके अनकॉन्शियस पे चीजों को ले जाकर डील करते हैं, और एक एक उनका अनकॉन्शियस उनके कॉन्शियस से जूझता है, और क्या ट्रांजैक्शंस होती है, कहीं अनकही ट्रांजैक्शंस। वही तो इस पूरे संदूक की जो डिस्पैच है उसकी चाबी है। उस चाबी से अगर हम लगा के इसे नहीं खोलेंगे, तो फिर तो वो बस बाहर बाहर से ही हम वो संदूक देख के उसको बोलते रहेंगे ये अच्छा ऐसा बना है, इस लकड़ी का है, ये पॉलिश करी है, ये रंग है, बट उसके अंदर तो कुछ और ही है, अलग ही दुनिया है। इस सीन में री सेन मतलब मैंने रिव्यू में एक लाइन लिखी थी री सेन के बारे में उनकी, कि उनकी एक्टिंग चमत्कृत करने वाली है, लेकिन जी फिर मैंने हटा दिया था उसको लास्ट में। वो इसलिए नहीं कि वो लाइन गलत थी, पर मुझे वो जम नहीं रहा था। पर ये है कि जैसे वो सीन आप याद करिए जिसमें वो अंडरवर्ल्ड वाले से मिलवाने के लिए लेकर जाती हैं, और वहां पे वो फ्लैट की मांग करता है, ऐसा कुछ होता है। जी वहां पे जैसे वो घुमाती है पूरी बात को, जैसे सामने वाले की साइकी को, इसका गार्ड को, जैसे वो डाउन करती है, उनमें जो उनका नेचुरल तरीका है बात करने का, मतलब उससे ऑर्गेनिक मैंने कुछ देखा नहीं। जी वो जी कोई एक्टर किसी लाइन को डिलीवर कर रहा है, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है वो। मतलब वो जी पर्टिकुलरली वो जो जिस तरीके से वो अपने बैग से निकालती है और उसको चबाते हुए एक बात बोलती है, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं करोगे, और इस तरीके से, तो उनका जो एक कहता है ना कि जैसे बिछाती है अपनी लाइंस को वो, जी जो उनका जैसे वो मुंह से बात निकलती है, जो जिसके साथ वो उनका जो पूरा, मतलब रियल जर्नलिस्ट भी इतना इम्पैक्टफुल तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। आप रीड कर सकते हो। जी एक्चुअली मतलब बात वही है ना गजेंद्र की, मुझे नहीं लगता मैंने, ऑफ कोर्स ये फिल्म जर्नलिज्म के बारे में है और जर्नलिज्म की दुनिया के बारे में है और लार्जर मीडिया लैंडस्केप के बारे में है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा, एक 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 आप कुछ भी बोल लीजिए, ब्लीक बोल लीजिए, पर मुझे ब्लीक से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लीक आप फिल्म को कैसे बोल रहे हैं? आप अपने आसपास की दुनिया देखिए, वहां आपको क्या फील हो रहा है। अगर आपकी जिंदगी इससे ज्यादा ब्लीक नहीं है तो आप इस फिल्म को कैसे ब्लीक बोल सकते हैं? खैर, बट जहां तक नूरी की भी बात है, मैं ये बोल रहा था, नूरी बेसिकली मैं बोल रहा था कि इस फिल्म में है, ये फिल्म जर्नलिज्म की दुनिया के बारे में, बट मेरे लिए उससे भी पहले ये ह्यूमन बींग्स के बारे में है। और द मोमेंट आप नूरी के कैरेक्टर को एज अ ह्यूमन बींग देखने लग जाते हैं, ना सिर्फ एज अ जर्नलिस्ट, तो वो जो नई चीजें आपको मिलती हैं, ह्यूमन फैसेट्स मिलते हैं उस कैरेक्टर के, वो वहीं से मिलते हैं। क्योंकि नूरी भी कितना इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग है। वो शायद इतनी जली भुनी हुई है अपने इतने सालों में, शायद बहुत सारे मर्द उसकी जीवन में आए गए, उसे यूज करके गए, और अब वो एक अपनी बेटी के साथ अकेले रहती है। शायद वो जब हम फिल्म में उससे मिलते हैं वो ऐसे पॉइंट पे जहां उसे कोई मर्द अपनी जिंदगी में चाहिए भी नहीं दोबारा, या फिर उसने ये सोचा है कि अब अगर कोई आएगा तो मेरे टर्म्स पे आएगा, अपनी जर्नी से सीख के। तो इट्स अ स्ट्रेंज क्रीचर, नूरी का कैरेक्टर बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि वो अब वल्नरेबल तो है, वो शायद अपनी लाइफ में सिर्फ ऑनेस्ट रिश्ते ही चाहती है,
ऐसे ही रिश्ते चाहती है जो उसके जीवन को थोड़ा संवारे और उतने थपेड़े ना लगे जितने उसे लग चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब वो इन सारे धक्कों को झेल कर शायद बहुत ज्यादा सैवी भी हो गई है, अब बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो गई है। तो उसे अपनी अपनी फेमिनिन साइड को और अपनी सेक्सुअलिटी को यूज करना भी आता है अपनी तरह से। और ये तीनों औरतों के लिए लागू होता है इन अ वे इन द फिल्म, बिकॉज कोई भी तीनों औरतों में से कोई भी एंड में उसके साथ नहीं रहती। श्वेता तो ऑब्वियसली नहीं रहती, शी चूजेस टू सेपरेट। प्रेरणा भाग जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि वो किस चीज में पड़ रही है। तो उसके पास भी इतनी एजेंसी है कि उसे समझ में आ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि इस आदमी के साथ मुझे नहीं रहना। एंड सेम फॉर नूरी, जब ये लास्ट में जान बचाने के लिए बेग कर रहा है लिटरली, और वो फोन कटता है तो उसके बिल्कुल बाद नूरी का भी फोन कट जाता है। तो नन ऑफ द विमेन इन द फिल्म एक्चुअली सब्सक्राइब टू हु दिस गाय इज। एंड आई डोंट थिंक एट एनी पॉइंट द फिल्म इज ऑल्सो कंडोनिंग हु दिस गाय इज। वो फिल्म सिर्फ आपको निष्पक्ष तरीके से ये आदमी दिखा रही है और बोल रही है कि देख लो, अगर इस रास्ते पे जाओगे तो यही हाल होगा। री सेन वाला वो उस सीन में मैं पर्टिकुलरली री सेन एज एन एक्टर की बात कर रहा था, तो उसमें मान लीजिए वो जो टेक जिसकी मैं आपको कैसा लगा था वो जब उन्होंने वो दिया तो। हाँ, वो एक्चुअली उस टेक में वो जो पान बैग में से मसाला वाला हाँ एलिमेंट है। मसाला निकालती है हाँ। हाँ, वो मसाला वाला एलिमेंट है, वो एक्चुअली री का खुद का एडिशन है, वो रिटन इन नहीं था। एक्चुअली वर्कशॉप्स में और प्रेप में री वाज आल्सो इन बॉम्बे फॉर 2 मंथ्स वर्किंग विद अस। थोड़ा लैंग्वेज पे हम काम कर रहे थे, डिक्शन पे काम कर रहे थे, बिकॉज शी हैड अ बंगाली एक्सेंट एंड आई डिडंट वांट दैट बंगाली एक्सेंट। बट उसके साथ साथ मोर इम्पोर्टेंटली उस 2 महीने में वो बहुत सारे जर्नलिस्ट से जाके मिल भी रही थी, जो उसके कैरेक्टर के आसपास के जर्नलिस्ट थे। तो दैट लिटिल thing that you find that she actually found from someone she met. So and I didn't know about it that ऐसा कुछ था। तो जिस दिन हम शूट कर रहे थे उस दिन पहली बार ये निकला बाहर। तो मैं बोला ये क्या है, तो उन्होंने बोला ये मैंने ढूंढा है और ये करते हैं इसके साथ, बिकॉज ऑल्सो आई थिंक ये सीन इतना प्लॉटी या सीरियस लग सकता है दैट इट नीड्स अ ह्यूमन टच, इट नीड्स समथिंग विच मेक्स इट फील मोर लाइफ लाइक कि ये अभी जिया जा रहा है सीन। तो वो एक छोटा सा टच जो आप बोल रहे हैं, वो एटीट्यूड की कैजुअली निकाल के बोलना लाइन तो थी कि बहन को नहीं करोगे, बट वो जो एक बिहेवियरल नुआंस री ने ऐड किया, वो सीन को आई थिंक खोल देता है, सीन को वो स्पेस दे देता है, ह्यूमन स्पेस दे देता है। क्योंकि शायद हम कहानी के सीक्वेंस में जब देखते हैं तो हमारे लिए हम अलग जोन में बैठ के देखते हैं, तो हमें नहीं पता कि सेट पे आप सामने वाला सिंपली एक एक्टर है तो आपके लिए बोलना बड़ा आसान है। लेकिन एक अंडरवर्ल्ड का व्यक्ति जिससे आपको डरना चाहिए, एक जर्नलिस्ट है जो खुद को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, दूसरा वो जिसके जरिए वो आया उसको नहीं पता है कि तुम सडनली ये कार्ड प्ले करने वाले हो, वो शॉक में जी। भी है। लेकिन फिर जी। उस बात को संभाल भी रही है, और दो अंडरवर्ल्ड के लोग सामने खड़े हैं, वो कैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने लाइन क्रॉस कर दी जर्नलिज्म वाली। ऐसे में जिस तरीके से वो संवारती उस रेफरेंस से वो बहुत इंपैक्टफुल बना था। और जी। एक ये भी था कि कॉस्मिक सेक्स के बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग को एक बहुत ऊपर के पायदान पे एक वो सेंस में ले आई। मैं ये नहीं कह रहा उसमें खराब था, लेकिन जी। इसमें अलग ही लेयर्स और अलग ही एक टोन और टेनर के साथ वो बात करती हैं, कमाल का कॉन्फिडेंस लेके वो बात करती हैं। एक मुझे आप ये बताइए, जैसे आपने ये कहा कि ये जर्नलिस्ट की कहानी नहीं है, इंसान की कहानी है, क्या जो ये तीन महिलाएं हैं क्या ये भी फॉल्ट से भरी हैं या क्या ये परफेक्ट हैं? आप उनके कैरेक्टर्स को आप कैसे लेते हो? देखिए, परफेक्ट तो कोई भी कैरेक्टर नहीं है। तीनों औरतें अपने आप में बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हैं, और ये क्लियरली उनकी इंटरनल जर्नी में हमको मालूम था जब मैं और ईशानी फिल्म लिख रहे थे और हम इस कहानी को रच रहे थे। हमें ये मालूम था कि हमें 3 स्ट्रॉन्ग औरतें चाहिए जिनके पास एजेंसी हो, जो अपने आप में कैसे बोले, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हों जो जॉय के ऑपोजिट रियलिस्टिकली खड़े हों। बट अगेन हम उनको इन ऑपोजिशन ओनली एज कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल स्ट्रेंथ नहीं लाना चाह रहे थे। दे हैड टू हैव ऑल देयर रिचनेस, देयर ओन वल्नरेबिलिटीज। तो अब जैसे आप प्रेरणा का कैरेक्टर देख लीजिए, मेरे लिए हमेशा से वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, बिकॉज एक लड़की जो कहीं और किसी और स्टेट में रहती है, शायद अपने माँ बाप से लड़के इस शहर में नहीं आई है, अकेली आई है, शायद इसको
जर्नलिस्ट बनना है या वो बनने नहीं दे रहे हैं इसको, और ये कुछ भी करने को तैयार है, कहीं तक किसी भी एक्सटेंड को जाने को तैयार है। एक्चुअली ऐसी जर्नी मैंने अपनी लाइफ में देखी भी बहुत बहुत करीबी से। कुछ कुछ ऐसी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटे शहर से बड़े शहर आते हैं, और कुछ टाइम बाद जूझ के ये पाके कि ये शहर शायद ज्यादा ही मुश्किल है, बहुत जल्दी भाग जाते हैं वापस। तो इन तरह की काफी सारी जर्नीज को मैंने करीब से एज अ ह्यूमन बीइंग देखा है। तो उसका कुछ मैं उसके पास प्रेरणा को देना चाह रहा था। तो ऑलमोस्ट लाइक दिस लिटिल पिजन, जो जो आता तो है, बहुत एम्बिशियस पिजन है, और बॉम्बे आया है किसी छोटे शहर से, ये बोल के कि मैं बनूंगा जर्नलिस्ट, और अब जर्नलिस्ट बनने के लिए एक किताब भी गोस्ट राइट कर रहा है, एक ओल्डर वेल नोन एडिटर के साथ एक रिलेशनशिप में भी है, और जब तक उसको उस रिलेशनशिप से कुछ मिलता जा रहा है तब तक वो लेता जा रहा है। साथ साथ में कभी कभी उसके अंदर की छोटी लड़की भी बाहर आ जाती है, तो कभी वो ये भी बोल देती है कि मेरे को ऐसे रिश्ते में नहीं रहना जिसका कुछ फ्यूचर ना हो, या मैं तुम्हारी डॉल नहीं हूं। कभी कभी वो भी निकल आता है, सच भी निकल आता है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा सच तो यही है कि इस सब को बोल के अगर आपको ये लग रहा है तो वॉक अवे ना, चले जाओ, पर आप हो वहीं, आप बुक लॉन्च पे भी खड़े हो, और बुक लॉन्च पे जब एडिटर आपको स्टेज पे बुलाती है तो आप स्टेज पे भी चले जाते हो। लेकिन जब जान पे बन के आती है और आपको पता चलता है कि ओ ये तो आई डेंट साइन अप फॉर दिस, तो आप गायब भी हो जाते हो। तो इस तरह की रिचनेस से मेरे लिए प्रेरणा बनी हुई थी, और मेरे लिए बहुत इंजॉयबल किरदार था, बिकॉज ये भी है, ये वो भी है, वो कहीं ना कहीं जेन्युइनली जूझ भी रही है। शायद उसे लगता है कहीं पर कि वो जॉय से एक्चुअल प्यार भी करती है, लेकिन फिर वो शायद बोलती है क्या ये सिर्फ सेक्सुअल है, क्यों मैं इतने ओल्डर आदमी के साथ हूं। कहीं कहीं उसका सीक्रेट इंसान कभी रात को जाके बोलता है कि मुझे भी अपना नाम इस किताब पे चाहिए। तो ये जो सारी विडंबनाएं हैं जिसके साथ प्रेरणा एक साथ लड़ रही है, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है। और इसी तरह मतलब मैं बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं बाकी दोनों की, बट श्वेता भी और नूरी भी इन्हीं तरह की डुअलिटीज से फिल्म में गुजर रही हैं। कहीं ना कहीं अगर श्वेता का कैरेक्टर बाय द एंड निकल जाता है, उड़ जाता है, अपनी अपनी एजेंसी फुली फाइंड कर लेता है, तो शुरू में कहीं ना कहीं वो एक पैरासाइट जैसा भी है, एक अंडर कॉन्फिडेंट सा पैरासाइट, जिसे जिसे लगता है शायद इतने साल हो गए इस शादी को, इतने साल से मैं इस आदमी के साथ हूं, क्या मैं इस शादी से निकल के फिर से दोबारा सब शुरू कर पाऊंगी या नहीं। और उस सब के चलते जब वो इस आदमी का इतना रूखापन देख लेती है और इतना टूट जाती है एक पॉइंट के बाद, तो शायद वो डिसाइड कर लेती है मैं देख लूंगी, जो होगा देख लूंगी, यहां से आगे चलते हैं। अब वो सब बोलना जरूरी नहीं है फिल्म में, मुझे लगता है, क्योंकि फिल्म में जो चेहरे हैं, ये चीजें चेहरों पे दिख जाती हैं या दिख जानी चाहिए। ये सारी चीजें मैं बोल के नहीं करना चाह रहा था। प्रेरणा का कैरेक्टर अर्चिता ने प्ले किया था शायद, और श्वेता का शहाना गोस्वामी ने। जी शहाना गोस्वामी वाला वो सीन जिसमें पूरी फैमिली बैठी होती है और शहाना की माँ का जो कैरेक्टर होता है वो कुछ बोलता है, तो मनोज पलट के जब बोलते हैं कि ये बात अपनी बेटी को और खुद को बोली होती तो आज ये नौबत नहीं आती है। उस जी सीन में मर्द बड़े खुश हुए। जी जो स्त्री और पुरुष की डिबेट में हमेशा पुरुष के पक्ष को सही सही, सही मानते हैं, उनको बड़ी खुशी मिली वहां पे कि यार यहाँ ये बंदा ठीक है, मतलब वही जी खराब थी। तो जी एक तो क्या, क्योंकि जितना एंटरटेनिंग वो लगता है मोस्ट ऑफ द जो दर्शक होते हैं उनको, क्या उसका वही मतलब है या वहां पे वो गलत ही बोल रहा है, पर चूंकि वो वैसा इंसान इसलिए बोल रहा है। जी। और वो भी एक तरह का कटाक्षी है ना, उसमें हम्म भी एक एक अपनी ह्यूमन विडंबना है, क्योंकि आप एक बेवकूफ इंसान को ये सब बोलते हुए देख रहे हैं। कितना मतलब मेरे लिए उसका ये कहना ही उसको एक कैसा इंसान बना देता है। क्योंकि आप एक 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 अगर जॉय कभी भी श्वेता से सच्चा प्यार करता था, तो वो शायद ये बात बोल ही नहीं सकता था इस पॉइंट पे। क्योंकि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करके इस मोड़ पे आ गए हैं कि आपका तलाक हो रहा है, तो आपकी बेसिक रिस्पेक्ट तो उस इंसान के लिए रहती है ना, एक बेसिक जुड़ाव तो आप उनसे फील करते हैं। लेकिन द फैक्ट कि जॉय इस तरह का कुछ बोलता है बेयर समथिंग अबाउट हिज कैरेक्टर, आई थिंक। अंडरनीथ ऑल द विनियर जो उसकी बाहर से ये बड़ी केयरफुली जड़ी हुई इमेज है,
अपने लिए भी, और शायद वो अंदर से तो वो बिलीव करता ही है, वो फुली बिलीव करके बोल रहा है वो लाइन, लेकिन वो उसकी इतनी केयरफुली जड़ी हुई इमेज अपने लिए भी है और ऑडियंस के लिए भी है कि मुझे लगता है जब वो इतना विश्वास करके एक तरह से बोलता है, तो वो भी एक उसके ऊपर ही कटाक्ष है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में वो बोलने की जरूरत नहीं है। एक तरफ से वो भी है, दूसरी तरफ से वो शायद वो भी आपको एक ग्लिम्स देता है कि शायद एज एन इंसान उसके भी कुछ कंप्लेंट्स रहे होंगे श्वेता की तरफ। अब वो जस्टिफाइड है या नहीं है, ये आप डिसाइड कीजिए कि एक ऐसा आदमी जो अपनी बीवी को भरे फुल कॉरिडोर में धक्का देके उसका सामान फेंक देता है, और आप ये देख चुके हैं उस आदमी को करते हुए, उसके बारे में आप क्या फील करना चाहते हैं जब वो ये बोलता है? क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? कितना विश्वास करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। बट हम आप एक्चुअली आपने इन सारे सीन्स में बहुत कंफ्यूज किया देखने वाले को। आपने एक पक्ष लेना उसके लिए बड़ा मुश्किल बनाया है, मैं लिटरली कहना चाहूंगा। क्योंकि अब वो कॉरिडोर वाले सीन के अंदर उसने जो वो जो उसके पीछे आई है बिना बताए, जबकि वो अपने काम में गया हुआ है, फंसा हुआ है, सडनली जी, पीछे आना, तो वहां आप उसको भी सपोर्ट नहीं कर सकते उसकी एक्शन के लिए। लेकिन फिर वो जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है वो भी आपको बहुत खराब लगता है कि ये कोई तरीका है रिएक्ट करने का। बेसिकली ये है कि आप तपस्या करवा रहे हैं दर्शक से कि भाई तुम्हारे को एक बहुत चेतना की अवस्था प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाके तुम सही चीज को पकड़ पाओगे। मतलब बेसिकली आप उनको, आप क्यों नहीं दे रहे हो दर्शक को कि ये सही है ये गलत है? देखिए चुनो आप जो आप चुनना चाहते हो, जी, ऐसा है। देखिए सही और गलत सिर्फ कोर्टरूम में होता है। ये जो जस्टिस का व्यू है, और जस्टिस को देखते हुए, जस्टिस के साथ या जस्टिस फील करने के, जस्टिस चाहना एक एक ह्यूमन इंटरेक्शन में, ये जो चाहत है, ये बहुत ही फैलेसी के साथ भरी हुई है। जस्टिस सिर्फ कोर्टरूम में मिलता है, जहां सही और गलत सबूतों के सबूतों के मद्देनजर उसको देखा जाता है और डिसाइड किया जाता है सही और गलत। हमारे जीवन में हम कैसे सही या गलत किसी चीज को बोल सकते हैं? क्योंकि जो मेरे लिए सही है, हो अगर मैं एक रिलेशनशिप में हूं अपनी बीवी के साथ, और हम लोग किसी अच्छे टाइम से गुजर रहे हो या बुरे टाइम से गुजर रहे हो, अच्छे टाइम से गुजर रहे हो तो आप मेरी बीवी से बात करेंगे तो उनको कुछ और लग रहा होगा कि अच्छा टाइम इस वजह से चल रहा है, मुझे शायद कुछ और लगेगा। और सिमिलरली बुरे टाइम में अगर दो आदमियों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, दो इंसानों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसका एक उतना ही ज्यादा वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू आपको इधर से मिल जाएगा, एक उतना ही वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू आपको उधर से मिल जाएगा। बिकॉज हर इंसान अपने जीवन का हीरो ही होता है। जैसे हम फिल्मों में हीरो ढूंढते हैं, वो शायद इसीलिए ढूंढते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ में जो भी कर रहे होते हैं वो हमें सही लग रहा होता है, इसलिए कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट में भी हिंदूज को तो ये लगता है कि वो सब सही कर रहे हैं, मुस्लिम्स को भी ये लगता है वो सब सही कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो पॉइंट ऑफ व्यू का ही है ना। तो मुझे ये लगता है मेरा मेरा काम एज अ फिल्म मेकर ये है कि मैं आपके सामने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज रखूं, और आप जज करें और आप देखें कि इसमें कोई कोई सही है या कोई गलत है, या कोई सही है या नहीं, गलत कोई भी सही नहीं है या कोई भी गलत नहीं है। मेरा काम नहीं है वो आपको बताना, मेरा काम सारे पक्ष आपके सामने रखना है बस। इस मोमेंट में जिस जिन सीन्स की हम बात करें उस कॉन्टेक्स्ट में तुरंत मुझे एक आया कि आप क्या अग्री करेंगे कि एनिमल में संदीप भी यही कर रहे थे कि वो जो कहना चाह रहे थे बहुत एक्सट्रीम ब्रूटल वे में और बहुत सिनिकल, या एक कहता है ना कि सांकेतिक रूप से, वो क्योंकि टाइटल ही एनिमल है, जी, वो कह रहा है ये पशु है। जी, पर चूंकि वो एक सिनेमैटिक तौर पे उसको कन्वे करना चाहते थे और वो एंटरटेनिंग भी बनाना चाहते थे, और वो जूतों को चाटने वाला जो एक सीन था वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा एक ट्रिगरिंग पॉइंट था लोगों के लिए कि ये क्या है, ये तो बहुत जी, खराब बात है। लेकिन वो एक जो पूरा पॉइंट है उसको शायद सब लोग मिस कर गए। तो आपने कैसे देखा है उसको, कि आप भी एग्री बिल्कुल, करते हैं कि वो भी जज नहीं कर रहा, वो डायरेक्टर भी वो भी बोल रहा है आप बिल्कुल, डिसाइड करो? बिल्कुल मैं फुली अग्री करता हूं। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे एनिमल से प्रॉब्लम्स नहीं है, बट प्रॉब्लम्स कम है। और मुझे एक्चुअली फिल्म काफी ज्यादा अच्छी लगी। अ, और मैं तो ये बात भी मानता हूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि वो एंटरटेनिंग बनाना चाह रहे थे या एग्जैजरेटेड बनाना चाह रहे थे, मुझे नहीं लगता एक पॉइंट पे आके फिल्म मेकर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। आप यही दुनिया है, एनिमल की दुनिया ही यही है। तो अगर इतना आप इस तरह के क्राइम से डील कर रहे हैं, तो उस दुनिया का उस दुनिया में यही बरपता है, वो बाहर से नहीं आया है। आप उस दुनिया को फेथफुल रह के उसको दर्शा रहे हैं, तो आई थिंक मोर मोर ऑफन देन नॉट
ऑडियंसेस फिल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू को फिल्म के टेक्सचर से कंफ्यूज कर लेती है। अभी अगर हम एनिमल की बात करें, तो फिल्म मेकर का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कहां से दिखता है, मुझे यहां से दिखता है कि एट नो पॉइंट इज ही कंडोनिंग व्हाट रणबीर कैरेक्टर इज डूइंग इन द फिल्म, कहीं पर भी नहीं किया जा रहा। क्योंकि अगर आप कैरेक्टर की जर्नी देखो तो वो एक पूरी डाउनफॉल है। पहले उसका शरीर में कुछ खराब होता है, फिर कुछ खराब होता है, फिर कुछ खराब होता है, अंत तक उस कैरेक्टर का दिल भी उसका अपना दिल नहीं रहता, हार्ट सर्जरी हो जाती है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपको क्या बोला जा रहा है सांकेतिक सांकेतिक तौर पे, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि ये कैरेक्टर यहां पहुंच गया कि इसका दिल भी अपना नहीं रहा, या दिल ही नहीं है इसके अंदर, मेटाफोरिकली तो ये वहीं कहीं जा रही है जर्नी, राइट? तो ये कहीं कंडोन नहीं कर रही है। बट अब उस वर्ल्ड के अंदर का जो वायलेंस है, वो वायलेंस तो आपको वहीं उस वर्ल्ड की सच्चाई से दिखाना पड़ेगा। उससे अगर उससे आप परे नहीं हट सकते, या परे हटना भी नहीं चाहिए। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात एनिमल पे ही हो सकती है बहुत हद तक। एक मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आगरा है और तितली भी थी कुछ हद तक, डिस्पैच है, जैसे इसमें बहुत एक्सट्रीम अब्यूज का जो सीन होगा, या इंटीमेट सीन होगा, या न्यूडिटी वाला सीन होगा जिसमें आर्टिस्ट को कपड़े उतारने पूरे तरीके से पड़ेंगे, आप, एक डायरेक्टर होता है वो उसमें इतनी इतनी कहता है ना कशिश होती है उसकी बातों में कि आदमी को बोलो तुम छत से कूद जाओ तो शायद एक्टर कूद जाएगा, वो इतना कन्विंस करता है। तो आप कन्विंस कैसे करते हो कि यार, क्योंकि क्या होता है ये आसान नहीं है। मान लीजिए अब जैसे आपने बताया कि वो जो जेल वाला सीन था जिसमें उसके लग गई और थोड़ा खून भी आ गया, जी। आप जब समझते हो कि हम लोग आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट को भी एम्बिशन होती है कि यार मैं करूं, बहुत रियलिस्टिक लगेगा, थोड़ा थोड़ा लग जाएगी कोई बात नहीं, जी। लेकिन हर एक्टर तो ऐसा नहीं होता है। तो जी। ओवरऑल आप कैसे कन्विंस करते हो जिसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ यार हम करना चाहेंगे ये, या आपका जो फिल्म्स हैं उनको देख के एक्टर को पता होता है कि यार हम इन डायरेक्टर के साथ इसीलिए काम करना चाहते हैं कि हमारे भीतर से ऐसी बात वो निकालेंगे बाहर जो कोई और नहीं निकालेगा। um, नहीं, एक्चुअली कुछ कुछ फिल्म मेकर्स होते हैं ना, वो थोड़ी सी अपनी मिथ मेकिंग भी करते हैं, अपना थोड़ा सा हवा बनाते हैं। तो मुझे मुझे वो प्रैक्टिस थोड़ी गलत लगती है, मैं वो करना नहीं चाहता। बनते बनते अपने आप बन जाए तो बन जाए, बट मुझे वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो सच यही है कि मुझे आज तक कभी वो कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्यों नहीं पड़ी, ये मैं आपको बताऊं तो आई थिंक ओवरऑल प्रोसेस ही ऐसा है ना। जब हम किसी चीज के साथ, मैं स्पेसिफिकली अपने बारे में बात कर सकता हूँ, आई एम श्योर ऑल 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 अदर फिल्म मेकर्स, उनका अपना प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। बट जिस तरह से मैं बात करना शुरू करता हूँ, हम लोग स्क्रिप्ट सिर्फ डे वन पे पढ़ते हैं, और एक औपचारिकता की तौर पे पढ़ते हैं कि ठीक है सब मिले हैं, एक बार पढ़नी है, पढ़ लेते हैं, और फिर लास्ट हफ्ते से पहले पढ़ते हैं। उस बीच में पहले दिन से और 2 या 3 महीने की वर्कशॉप जो हो रही है, उस बीच में स्क्रिप्ट की कोई बात नहीं होती है। काम सारा कैरेक्टर पे हो रहा होता है, काम सारा इंटरनल वर्ल्ड पे हो रहा होता है, काम सारा ये हो रहा होता है कि आप अपनी बॉडी से क्या बोलेंगे। बिकॉज मुझे लगता है कि ऑडियंसेस ज्यादातर फिल्म में बिलीव तभी करती हैं जब उन्हें लगता है कि अगर मैं 50-52 साल का कैरेक्टर देख रहा हूं, तो इसके बीते हुए 50-52 साल मुझे दिख रहे हैं, इसकी बॉडी में, इसकी सोल में, इसके बीइंग में मुझे वो इंसान नजर आ रहा है। तब मैं कन्विंस होना शुरू होता हूं। तो बहुत सारा काम एक्चुअली अट्यून्ड होता है वो बॉडी लाने का। जॉय बाग की 52 साल की बॉडी, या प्रेरणा की 28-30 साल की बॉडी, और व्हेन आई से बॉडी आई एम टॉकिंग स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअली वो किन किन चीजों से ये कैरेक्टर्स गुजर चुके हैं, और वो क्या बने हैं अंदर से, उनकी आत्मा क्या बन चुकी है। तो जब आप काम ही इस तरह से करना शुरू करते हैं, और जब एक्टर धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस करना शुरू करता है कि यार अब मैं एक ऐसे प्रोसेस में हूं जहां मुझसे बोला जा रहा है अपने स्कार्स को ले आओ, जी लो, और पुरानी कहानी को जीवंत करो। अभी की कहानी में इंटरेस्ट नहीं है, अभी की कहानी को एक माध्यम बना के अपने अपने जिए हुए जीवन को जीवंत करो और उसे दर्शाओ, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस प्रोसेस में घुसते ही आई थिंक एक्टर्स अपने आप खुल जाते हैं, और वो किसी भी चीज के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस ही एक्सप्लोरेशन में इतना एक्साइटिंग है। और ये ज्यादा शायद एक्टर्स को करने को नहीं मिलता है कि वो इमीडिएटली उससे आकर्षित होके
अपने आप मैंने देखा है समर्पित होके बोलते हैं कि हाँ ये करते हैं, चलो करते हैं, वो दरवाजे खुलते जाते हैं। इसमें नाम जॉय बाग है, लेकिन जैसे एंड क्रेडिट्स में उसका नाम आता है जॉय देव। राइट। ऐसा क्यों आता है? दोनों अलग अलग क्यों नाम है? अच्छा, दैट कुड, आई थिंक इट माइट बी अ मिस्टेक देन इफ ही इज कॉल्ड जॉय देव बिकॉज हिज नेम इज जॉय बाग। हाँ, जॉयदेव आता है। मुझे लगा कि शायद चूंकि एक कयास है, और वो कलेक्टिवली बहुत से पत्रकारों पे मॉडल्ड है, और ज्योतिर्मय डे से बहुत क्लोज कनेक्शन एक लोग बना रहे हैं उस हिसाब से। डे, देव, कुछ शायद उसके सिमिलर आपने कुछ क्यों छोड़ा है या गलती से रहा है? जी। एंड क्रेडिट्स में देव आता है। नहीं, वो दैट्स अ मिस्टेक, हैज टू बी अ मिस्टेक बिकॉज कैरेक्टर का नाम जॉय बाग है। हाँ, वो एक थोड़ा सा ग्लिच है। आपने जैसे कहा ना, जो जो फ्लैट वाला सीन है जहाँ वो बालकनी में एकदम नेकेड खड़ा होता है, वो मौका होता है जहाँ पे वो अपनी स्टोरी को भूल चुका होता है, जी। उसकी इंटेग्रिटी को छोड़ चुका होता है। मुझे जी। वो सीन याद आता है लास्ट में, जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपनी छाती से चिपकाए रखता है, जब उसकी जान पे भी बन आती है, तो उस मोमेंट में वो फिर वो डॉक्यूमेंट्स को क्यों पकड़ रहा है अगर वो स्टोरी को छोड़ चुका है? वो क्या है, आप थोड़ा सा उसको समझाइए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में वो बड़ा पुश कर रहा है उस स्टोरी को समहाउ पब्लिश कराने के लिए। और जब उसे पता लगता है कि ये स्टोरी सेफ हैंड्स में नहीं है, मेरे जी। ऑर्गेनाइजेशन में ही, तो फिर जी। वो क्यों लेके भागता है? तो वो क्या विरोधाभास है? जी। वो ऐसा, एक्चुअली आप फिल्म देखे तो ऐसा कुछ विरोधाभास है ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान, आप ये देखो, उसे फोन कॉल आता है बुक लॉन्च पे कि तेरी सुपारी निकल चुकी है। वो सीधा प्रेरणा को बोलता है तुम मुझे मिलो, है ना, और मैं तुम्हें दादर स्टेशन पे मिलता हूँ, और वहां से निकलता है। और कैब में वो अब सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सोचता हुआ जा रहा है कि अब मैं क्या करूं। उसे मालूम है कि मेरी जान जाने वाली है, और इस समय मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मेरी जान बच सके। और जान बचाने के लिए अब एक ही चीज है कि किसी तरह मेरे हाथ वो फाइल आ जाए, तो शायद मैं इन लोगों को वापस डरा दूंगा कि भाई मेरे पास ये फाइल है, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। राइट। तो वो जाके लॉयर से किसी तरह करके झूठ बोल के लास्ट थ्रोज में अपना कुछ एक ब्लफ खेल के वो फाइल निकलवा लेता है। और वो फाइल लेके वो सीधा कहां पहुंचता है, वहां से निकल के वो नूरी को फोन करता है, और वो फाइल बेचने की कोशिश करता है वापस उस आदमी को जिसकी वो फाइल है। नूरी को बोलता है आप ले लो या कोई ले ले, जिसकी है ले लो, मुझे छोड़ दो। तो एक्चुअली ही इज बेगिंग फॉर हिज लाइफ। और जब वो लोग भी उस पर दरवाजा बंद कर देते हैं, तब वो तभी भी उसके बाद भी वो दादर स्टेशन जाता है कि शहर से निकल जाता हूं फाइल लेके। और फाइल को शायद वो बाद में कभी इस्तेमाल करना चाहता है अपनी जान बचाने के लिए। राइट। जब प्रेरणा भी दादर पे नहीं आती, और उसे लगता है कि जिस चीज के लिए मैं ये सब कर रहा था, जिस इंसान के लिए, जिस लड़की के लिए, या अपनी सेक्सुअल इंपल्स के लिए आप बोल लीजिए, जब वो ही नहीं रही, तो अब मैं कहीं और जाके छुप के क्या करूंगा। तब भी वो अपने अखबार जाके वापस बोलता है छाप दीजिए स्टोरी, क्योंकि मेरे पीछे लोग पड़े। तब भी वो स्टोरी को यूज कर रहा है कि शायद छप छप जाए सुबह से पहले। मैं इस ऑफिस में छुपा रहता हूं, सुबह कहानी आ जाएगी, निकल जाएगी, एक बार सब बाहर आ गया, तब ये लोग मेरा क्या करेंगे। अब उसे जाके जब पता चलता है कि मेरा अखबार भी शायद उन्हीं लोगों ने खरीद लिया जिनके अगेंस्ट में स्टोरी लिख रहा हूं, तब वो पहले तो भागने लगता है। फिर उसे लगता है ओ माय गॉड, फाइल लेने वो वापस आता है और फाइल लेके भागता है, क्योंकि वही एक चीज है उसे लगता है तब तक जो शायद उसकी जान बचा सकती है अगर वो उसके हाथ में रहे। राइट। और लास्ट में भी जब वो बाइक्स वो रुक रही हैं वहां पर, तो वो थोड़ा सा ऐसे स्ट्रैप उतार के ऑलमोस्ट उनको देने की कोशिश करता है, एज ए फीस सेइंग कि ले जाओ भाई, लेकिन मुझे छोड़ दो। बट ऑब्वियसली वो उसे मार देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी फिल्म में किसी भी पॉइंट पे कोई हीरोइक इंपल्स है। आज वो अपने लिए ही कर रहा है, और फाइल को वो तब तक एंड तक यूज करना चाहता है जहां तक वो यूज कर सके, खुद अपने जीवन के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए। उस पर कोई भी एक कहीं पर भी श्रेड ऑफ हीरोइज्म नहीं है। वो क्लाइमैक्स सीन तो बड़ा स्टनिंग है, जो बाइक पे चेस वाला सीन है, विजुअली भी बहुत स्टनिंग है। और दूसरा, शायद उस फिल्म का चरम है, मतलब एक जी। सिनेमाई तौर पे बोलो तो बड़ा सुंदर सीन है। आप वो बड़ा वेग टर्म में यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप शायद कोई कनेक्ट करेगी इस सेंस में कि मतलब विजुअली कमाल की चीज है। वो फियर हमको महसूस हो रहा है, उसको जी। आपने क्रिएट किया पर्दे पे, ये अमेजिंग चीज है।
जो एम्पैथी की आप बात कर रहे थे, वो उस सीन में आता है जब वो अपनी फैमिली से मिलके आखिरी बार मिल रहा होता है, और जिस तरीके से उसको उनको ऐसे बात करते जैसे कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, और उसको पता है कि सब ठीक नहीं भी होगा तो भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, या उसका इसको फोन कर देना, वो एम्पैथी वहां पे सबसे चरम में होती है। मतलब उस किरदार को आप सम्मान सबसे ज्यादा सिर्फ उसी सीन में देते हो, जी उसके अलावा कहीं नहीं देते हो। जी। तो क्या आपको भी ये दो सीन्स बड़े इम्पैक्टफुल लगते हैं इस पूरी फिल्म में? बिल्कुल, वो तो था ही, मतलब वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली मेरे अपने एक्सपीरियंस से ही आता है वो सीन। क्योंकि आई रिमेम्बर जब जब मेरे फादर को उनका टेक्निकली पहला हार्ट अटैक बोलेंगे, पहला हार्ट अटैक साइलेंट था, दूसरे हार्ट अटैक में सर्जरी हुआ। तो मैं कलकत्ता में था फिल्म स्कूल में, और मुझे फोन आया माँ का कि पहले तो कुछ बताया नहीं, फिर बोले कि अभी उनको लेके गए हैं, ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं फटाफट फ्लाइट लेके वापस पहुंचा दिल्ली। तो जब मैं पहली बार अपने फादर से हार्ट सर्जरी के बाद मिला, तो रोने लग गए, और रोते रोते उन्होंने मुझसे और कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली समझाना शुरू कर दिया कि देखो ये यहाँ पड़ा है, ये यहाँ है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और मैं उन्हें समझाता रहा, मुझे याद है मैं उनको बोलता रहा कि पर आप ठीक हो, अब सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और कुछ नहीं होगा। बट वो कहीं ना कहीं वो मोमेंट मेरे दिमाग में गड़ गया। वो जब वो मैंने देखा, वो उस तरह का डर और उस तरह का कौतूहल, और मैं ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो वो सीन हमेशा से, मैं आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो बहुत बहुत पर्सनल था वो सीन मेरे लिए। इवन ललित जी का वो जो हार्ट वाला सर्जरी वाला स्कार के बिना तितली पूरी नहीं होती, जी वो रियलिज्म, जी। कमाल का अभिनेता। आप ये बताइए कि अब अगला प्रोजेक्ट क्या, किस पे काम कर रहे हैं, कर चुके हैं? क्योंकि आप यूजुअली ये करते हैं कि जब फिल्म आती है उससे 8 बरस पहले आप उस पे काम कर चुके होते हैं शुरू। तो जी। कब शुरू कर दिया था अगला प्रोजेक्ट? काफी चीजें डेवलपमेंट में रहती हैं, बट अभी तो माहौल भी इतना बदल रहा है। आई थिंक थोड़ा सा एक क्राइसिस फेज से हम गुजर रहे हैं, जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, इंडिपेंडेंट सिनेमा का क्या हाल है। ऑलमोस्ट लगता है ऐसे ऐसे ब्रिंक पे हैं, जहां कब पहले तो ऐसा होता था कि, और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर से ऑनेस्टली जाके बात करना चाहें, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे इंडिपेंडेंट साइडेड फिल्म मेकर्स यही बोलेंगे कि पहले तो एटलीस्ट जाके आप कुछ लोगों से बात कर सकते थे एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के बारे में, कि मैं ऐसा सा कुछ छोटा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और हमारे इकोसिस्टम में हमारे इस तरह के प्रोड्यूसर्स होते थे हु वर विलिंग टू मेक स्मॉलर फिल्म्स, बिकॉज एक मॉडल होता था, एक फाइनेंशियल मॉडल होता था जो सस्टेनेबल होता था प्रोड्यूसर के लिए भी। उसे इतनी गारंटी होती थी कि अगर मैं एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी लगाऊंगा एक छोटे प्रोजेक्ट पे जिसमें कोई एस्टैब्लिश स्टार नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन अगर अच्छी फिल्म बन गई, फेस्टिवल में चली गई, या कुछ हो गया, या थोड़ी एक्नॉलेज हो गई, तो प्रॉफिट ना भी हो, मेरे पैसे डूबेंगे नहीं, वापस आ जाएंगे। अब मुझे लगता है हम उस दुनिया में जहां वो मॉडल बहुत जल्दी ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन हो गया, वो मॉडल अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो थोड़े डेयरिंग प्रोड्यूसर्स भी थे या विजनरी प्रोड्यूसर्स भी थे, वो भी अब बहुत कम हो गए। तो आई थिंक एक एक ऑलमोस्ट क्राइसिस का माहौल हो गया है, जहां इस साइड ऑफ द इंडस्ट्री डजंट नो हाउ टू सर्वाइव। अभी जैसे आप पिछले 1-2 साल में ही देख लीजिए, इतनी सारी इंडिपेंडेंट फिल्में बनी हैं, और सक्सेसफुल हुई हैं, सक्सेसफुली बनी हैं। बट उसमें से कितनी सारी फिल्में हैं जो बाहर आ पाई हैं इन स्पाइट ऑफ दिस होल हवा ऑफ बहुत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ये कर दिया, वो कर दिया, इंडिपेंडेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी इंडिपेंडेंट फिल्में जो मैंने आपने हमने देखी है, वो बाहर आ पाई हैं एक प्लेटफॉर्म तक। तो इस तरह का कुछ माहौल है, और इसमें सब रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब कैसे करा जाए, इससे किस तरह से नेगोशिएट किया जाए। और मैं ये नहीं, मैं इस स्ट्रगल को रोमांटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। हर हर जनरेशन के लोग शायद इस स्ट्रगल से गुजरे हैं। हमारे यहाँ नहीं, 70s में स्कॉर्सेसी, कॉपोला वही इसी स्ट्रगल से गुजरे, आज भी वो यही बोलते हैं। तो ये स्ट्रगल पार्ट है फिल्म मेकर की लाइफ का। बस मुझे ये लगता है हम थोड़े से एक
क्रिटिकल पॉइंट पे हैं अभी। तो वो सब चल रहा है, मनस्थिति भी वैसी है कहीं। तो सोचा जा रहा है बहुत सब कुछ, बहुत टाइम से डेवलपमेंट में तो था, बट रीअसेस किया जा रहा है अभी कि आज के माहौल में क्या बन सकता है, किस तरह बनाया जाए, कैसे अपने 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 आप को और फिल्म को, मुझसे भी ज्यादा फिल्म को प्रोटेक्ट किया जाए कि जो आप बनाने निकल रहे हो उसके आप पास पहुंच पाओ, कुछ कुछ मीनिंगफुल कर पाओ। ये सब सवालों से जूझ रहे हैं आज के माहौल में, और सोच रहे हैं कि क्या किया जाए नेक्स्ट। कुरोसावा भी नहीं बना पाए थे। कुरोसावा जैसा नाम है, वो अपनी आखिरी फिल्म के लिए पैसा नहीं ढूंढ पा रहा था। फिर सब फैन फिल्म मेकर्स आए, उन्होंने प्रोड्यूस की उनकी प्रोजेक्ट। ये आपने ओटीटी वाला जिक्र किया, मैं भी बात करना चाह रहा था। जैसे ये कहा जा रहा है कि बहुत सी इंडी फिल्मों को जगह मिली है ओटीटी पे, जी पर उसमें फिर क्या ऐसा है कि शायद आप जो एग्जैक्टली करना चाहते हैं, फिर आपको कुछ उसमें चीजें उनके अनुसार भी करनी पड़ती हैं। मेजर दिक्कत तो शायद यही होनी चाहिए ना, बाकी तो और कौन सी दिक्कत आपको लगता है? क्योंकि ओटीटी भी इतने सारे हैं ना कि सबके अपने अपने तरीके हैं फिल्मों को चुनने के, तो हर तरीके की फिल्म को कोई ना कोई जगह देने को मिल सकता है। तो जी। आपका कंटेंट है, उसकी इंटेग्रिटी पूरी तरह आपके हाथ में रहे, यही इशू है या कोई और इशू है? देखिए, ये बहुत लंबा डिस्कशन है, गहन मामला है थोड़ा। सबसे पहले तो ओटीटीज कोई क्रिएटिविटी या इंडिपेंडेंट सिनेमा के हार्बिंगर्स नहीं है। वो इंडिपेंडेंट सिनेमा को बचाने के लिए यहाँ पे नहीं है। आई थिंक हमको ये क्लैरिटी सबको हो जानी चाहिए कि ओटीटीज एक बिजनेस है, या वो एक टेक कंपनी है। कुछ ओटीटीज ऐसे हैं जो पहले टेक कंपनी है, वो रियली ओटीटी चैनल्स है ही नहीं है। और जो प्योर टेक प्लेस नहीं है, वो लोग बिजनेसेस हैं पहले। और अभी हम ओटीटीज के उस कंसोलिडेशन फेज में हैं, इसके बारे में एक्चुअली ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। अभी हम ओटीटीज के उस कंसोलिडेशन के फेज में हैं जहां पर ज्यादातर सारे ओटीटीज ने मेट्रो मार्केट्स को का सब्सक्रिप्शन पूरा अपना बना लिया है, खत्म कर लिया है। और मैं नहीं बोल रहा ये उनका अंडरस्टैंडिंग सच है या नहीं है, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग ये है कि मेट्रो में एजुकेटेड ऑडियंस एक तरह की फिल्म चाहती है, जो थोड़ी सी डार्क हो, थोड़ी सी ऐसी हो, थोड़ी सी वैसी हो, या थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल बोल लीजिए। अगेन, दिस इज नॉट मी सेइंग दैट, आई एम ट्राइंग टू पुट फोर्थ मे बी माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर थिंकिंग। तो यहां से अब गेज शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि मेट्रो से सारे सब्सक्रिप्शंस उनके खत्म हो चुके हैं, जितना मैक्सिमाइज हो चुके हैं। अब वो बी सेंटर्स और सी सेंटर्स में जाना शुरू कर रहे हैं। एंड अगेन देयर गेज इज कि बी सेंटर्स और सी सेंटर्स की ऑडियंस कमर्शियल चीजें चाहती है, या वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, या सो देर इज अ सर्टन लुकिंग डाउन ऑन द ऑडियंस, एज इफ एक लार्ज हिस्सा ऑडियंस का बेवकूफ है और वो अपना दिमाग यूज नहीं कर सकता, और वो अपना दिमाग लगाना नहीं चाहता है। तो इस गेज के चलते और इस प्ले के चलते कि टेक कंपनीज हैं और बिजनेसेस हैं, दे आर ऑल फोकसिंग ऑन अ सर्टन टाइप ऑफ कंटेंट, जो सिंपल हो, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हो, ऑलमोस्ट जिस तरह कुछ साल पहले टीवी होता था, टीवी प्लस प्लस वाला माहौल बन चुका है। ज्यादातर ओटीटीज अब टीवी टाइप का कंटेंट, सीरियलाइज्ड कंटेंट, जो आप अपने फोन पे बैठे बैठे बिना ज्यादा दिमाग लगाए थोड़ा थोड़ा देख सकें बीच में। There is a new term actually within the OTTs, which is second screen friendly content. क्या ये कंटेंट जो हम बना रहे हैं ये सेकंड स्क्रीन फ्रेंडली होना चाहिए? क्योंकि उनके हिसाब से बिहेवियर के टर्म्स में एक ह्यूमन बीइंग रोज दिन पे फर्स्ट स्क्रीन उनकी फोन होती है। तो क्या ये कंटेंट आप फोन पे रहते रहते साथ साथ सेकंड स्क्रीन पे देख सकते हैं या नहीं? इस मापदंड से कंटेंट बनाया जा, और कंटेंट वर्ड में ही प्रॉब्लम है, पहले कंटेंट बनाया जा रहा है वो भी इस मैं मापदंड भी से। बोलना नहीं चाह रहा था, पर मुंह से जी निकला मेरे। जी। बट अगेन, हम अब उनके वर्ल्ड में है, तो मैं उनके वर्ल्ड व्यू से बोल रहा हूं, जिस तरह डिस्पैच बिल्कुल जॉय बाग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली जा रही है। तो अगेन, कंटेंट मैं नहीं बोल रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक अस इनटू देयर वर्ल्ड, एंड सो दिस इज देयर वर्ल्ड, एंड सो काम सारा यहां से किया जा रहा है। यही माहौल है। इसके बीच में आपकी अपनी जर्नी, आपका अपना फ्रीडम, या आपकी वॉइस, ये सब सवाल तो उठते ही नहीं है जब आप ओटीटीज के पास जाते हैं। सच यही है, शायद ज्यादातर लोग ये नहीं बोलेंगे, बट सच यही है
अभी जो माहौल है बॉम्बे का इंडिपेंडेंट सिनेमा को लेके, मोस्टली सच यही है। नहीं, जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप अगर आप भी याद करें कि एक समय था तकरीबन आज से कोई 10 बरस पहले की सिनेमा पे डिस्कोर्स बहुत होता था। जी जब इंडी सिनेमा ने बहुत सुंदर फिल्में 2012 के आसपास एक साथ दी थी, फिर 2015 में तितली भी आई, उसके कुछ बरस अभी अभी डिस्कोर्स तो कुछ है ही नहीं, मतलब सब कुछ सॉर्टेड है एक सेंस में। सब जी सॉर्टेड है, इधर से ओटीटी पे हम देख रहे हैं, उधर थिएटर पे इवेंट फिल्म्स आ रही हैं, उनको कॉन्सेप्ट फिल्म्स आ रही है, आप उनको देखिए। सब मगन है, और फिर प्रेस है, पीआर है, उनका एक सर्टन वे है। तो सिनेमा डिस्कोर्स, इवन मैं इंडी सिनेमा में बना कौन रहा है ये सोचने बैठता तो दिमाग में कोई नाम नहीं आता, क्योंकि कोई मीडिया में भी तो नहीं दिख रहा ना। जैसे कुछ जी पहले पोर्टल ऐसे थे जो सिर्फ इंडी सिनेमा पे ही आपको रिपोर्ट करते थे कि ये आ रही है, ये आ रही है, इसने बनाई है, जी इसका ये स्ट्रगल है, ये ढूंढ जी रहा है, एग्जीबिटर ढूंढ रहा है या रिलीज के लिए ढूंढ रहा है। जी। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। तो ये वो डिस्कोर्स तो सब खत्म तो हो गया तब। हाँ, वो सब तो गजेंद्र हम अपने अपने आसपास कुछ समय से अब होता हुआ देख ही रहे हैं ना। एक एक बड़ा ही कंफर्टेबल चश्मा ऑफ दिस हैप्पी विनियर कि सब चंगा है, सब अच्छा है, हमारे आसपास सब अच्छा है। वो धीरे 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 एक एक करके एक एक करके एक एक करके सबको पहनाया जा रहा है। और अब जब एक बार एक 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 पॉइंट के बाद जब आपकी आंख को एक चश्मे की आदत हो जाती है, तो फिर उस चश्मे के बिना धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तो वो चश्मा धीरे 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 पहनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में ही वो हम देख रहे हैं। जितना जितना आई थिंक वी आर इन द वर्स्ट फेज ऑफ कैपिटलिज्म। वी आर एक्चुअली मे बी वी आर वॉचिंग द डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म, द लास्ट थ्रोज। मेरा सच्ची में ये विश्वास है, मुझे लगता है कि शायद हम एक लास्ट बहुत ही ज्यादा डिबॉच्ड फेज ऑफ कैपिटलिज्म देख रहे हैं, जहां पर लोग इतना ज्यादा सैनिटाइज हो चुके हैं चीजों को ना देखने के। और अब उनको कुछ, मैं नहीं बोलूंगा फील होना बंद हो गया, बट फील होना इतना कम हो गया है कि सब कुछ बस हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है होके, और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब यही चश्मा हमने बहुत दिनों से पहन लिया है और हम ट्रेन हो चुके हैं इस चश्मे को लेकर। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो ये आप बात बोल रहे हैं ना कि सब हम सब ने चश्मा पहन का, डिस्पैच यही कहने की कोशिश कर रही है। डिस्पैच का जो गुस्सा है जी क्लाइमैक्स तक आते आते, वो यही गुस्सा है कि ये आप सब लोग अंधे हो क्या, आप सब लोगों को दिख नहीं रहा है कि कैसे चीजें बर्बाद हो रही है आसपास। शायद एक जी मैसेजिंग इसकी ये भी है। बिल्कुल आ, बिल्कुल, वही वही सेंट्रल मैसेज था फिल्म का मेरे लिए। जी। अच्छी बात ये है कि मतलब अच्छी बात और कठिन बात भी, दोनों बातें ये है कि फिल्म किसी को जज नहीं करती है। जबकि इतना कॉम्प्लेक्स वो फिल्म है कि आप चाहो तो उनको हीरोज मान सकते हो, चाहो तो विलेंस मान सकते हो, पर आपकी अगर इनर आई जिंदा है तो आप देख पाओगे कि ये हमारे आसपास, मतलब मेरा जो मॉरल कंपास है वो नीचे क्यों चला गया है, जी ये मेरे को ये खराब क्यों नहीं लग रहा है, मैं इससे एंटरटेन कैसे हो रहा हूँ, ये इसका मर जाना ये क्या कहता है। जी शायद ये सारी चीजें। तो डिस्पैच Z5 पे अभी स्ट्रीम हो रही है, सबको जरूर देखनी चाहिए। मनोज वाजपेयी लीड रोल में है, क्राइम जर्नलिस्ट के रोल में है। फिल्म वैसे थ्रिलर है, पर डायरेक्टर कह रहे हैं कि मेरे लिए सिर्फ थ्रिलर नहीं और बहुत सी चीजें इसमें हैं। और कनु बैल मैंने जैसे पहले भी आपके लिए यूज किया था कि भारत के और दुनिया के वर्तमान में सबसे ऑथेंटिक और अभी तक समझौता न करने वाले फिल्म मेकर्स में से हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप निराश न हो सिनेरियो को देख के, और जैसी फिल्म्स आप बनाते आ रहे हैं वैसे बनाते रहें। और मतलब इवन डिस्पैच को लेके मेरे दिमाग में एक टाइटल ये भी है, एक पत्रकार की मौत, ये भी हो सकता था। इवन एक पत्रकारिता की मौत ज्यादा अच्छा होता। जी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और होपफुली फिर आपसे बात होगी। जाते जाते मैं पर ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो आपने बोली ना लास्ट चीज, डिस्पैच से पहले जो फिल्म का नाम था वो इसके बहुत करीब था जो आप बोल रहे हैं। अच्छा। एक्चुअली इट वाज कॉल्ड द लास्ट डेज ऑफ एक्स 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 एक्स, किसी का नाम था द लास्ट डेज ऑफ करके था। तो बहुत अगेन आप बहुत करीब हैं उस फीलिंग के, जो 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 फीलिंग मैं कन्वे करना चाह रहा था इस फिल्म के थ्रू।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपको अगली फिल्म्स के लिए, हम और बात करते रहेंगे। थैंक यू थैंक फॉर हैविंग मी। थैंक यू।